our previous class, where we found that the profit which was added in the goods which have been sent on approval basis was 25,000 rupees. That means the sales price was 1,25,000 rupees. तो अब आपके पास दो prices हैं, एक cost price है which is 1 lakh rupees and the other price which is the selling price 1,25,000. Now how to make this adjustment while preparing your final accounts is जो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक शो कर रहे हैं और बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक कर हम लोग अमाउंट दिखा रहे हैं. While entering the amount of closing stock in both these accounts, on the credit side of trading account and the balance sheet asset side, what we have to do is, क्योंकि ये goods sent on approval basis है, approval हमें मिला नहीं है, we have recorded the entry assuming that it is actual credit sales. हमने वो entry करके दिखाई हुई है और क्योंकि approval नहीं है, वो sales है नहीं, तो हमें वो सारी entries को reverse करना है. I told you earlier also, अब reversal के time पे हम लोगों को क्या क्या करना है, stock जो मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है कस्टमर को अप्रूवल बेसिस पे, दैट विल बी माय स्टॉक, वो मेरे पास आ जाएगा वापस. तो स्टॉक का जो वैल्यू होगी दैट विल इंक्रीज बाय द कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स व्हिच हैव बीन सेंट टू द कस्टमर ऑन अप्रूवल बेसिस. जब हम सेल्स में एंट्री दिखाते हैं तो हम सेलिंग प्राइस पे दिखाते हैं एंड वी अज्यूम्ड और वी रिकॉर्डेड दिस एंट्री on assuming that it's the credit sales. तो हमारे डेटर्स हमने बढ़ाए थे, तो सेल्स में और डेटर्स में से हमें माइनस करना है, डिडक्ट करना है अमाउंट, एंड द अमाउंट डिडक्टेड फ्रॉम सेल्स एंड डेटर्स विल बी एट सेलिंग प्राइस. दैट मीन्स सेलिंग प्राइस या सेल्स प्राइस जो भी है. और स्टॉक में जब हम ऐड करेंगे तो इट हैज़ टू बी एट कॉस्ट प्राइस. जस्ट रिमेंबर दीज थिंग्स. तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जब हम क्लोजिंग स्टॉक दिखा रहे हैं, as you all can see the solution on the screen, stock at the end हमें जो दिया हुआ था वो 6 लाख रुपए था. जो गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस की कॉस्ट प्राइस थी दैट इज 1 लाख रुपीज. इट हैज टू बी एडेड टू द क्लोजिंग स्टॉक. तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक में वी हैव एडेड you have to write goods sent on cost of the goods sent on approval basis 1 लाख रुपीज ही हम ऐड करके दिखाएंगे और बैलेंस शीट में भी इसको हम ऐड करके दिखाएंगे. तो बैलेंस शीट में जो स्टॉक का अमाउंट था, स्टॉक के अमाउंट का 6 लाख के साथ में ऐड करेंगे स्टॉक विद द कस्टमर्स एट कॉस्ट, और यू कैन जस्ट सिंपली राइट द गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस 1 लाख रुपीज. एक तो ये एंट्री आपकी स्टॉक में ऐड करी हमने दोनों जगह कॉस्ट प्राइस पे. दूसरा हम क्या करेंगे, जो ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट में जो हमारा सेल्स का अमाउंट है वो अमाउंट इस क्वेश्चन के हिसाब से दैट वाज 50 लाख रुपीज. इसमें से वी हैव टू deduct the amount of sales price of the goods sent on approval basis which was 1,25,000 rupees. तो we have to deduct less करके just आप लिखेंगे उसमें सेल्स में से 50 लाख रुपीज में से लेस goods sent on approval basis instead of writing the returns. जो सोल्यूशन में आप देख रहे हो वो रिटर्न्स है, रिटर्न्स के साथ में आप सिंपल से आप सिर्फ इतना लिख दीजिए गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस. दैट विल बी मोर ऑथेंटिक, क्योंकि रिटर्न्स अगर खाली लिख देते हैं तो हम कंफ्यूजन में आ सकते हैं कि कौन से रिटर्न्स हैं. तो वो क्योंकि सेल्स हमने ट्रीटमेंट करी थी सेल्स की तरह मानकर एंट्री, वो हम रिवर्स कर रहे हैं. तो इट वुड बी बेटर इफ यू राइट गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस एंड द अमाउंट विल बी 1,25,000 रुपीज. एक एंट्री 1,25,000 की यहाँ पर आप कर रहे हो. दूसरी जो ट्रांजेक्शन आएगी दैट विल बी इन द बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में हमारे जो डेटर्स हैं, डेटर्स में से भी ये वाला अमाउंट आपका कम हो जाएगा. So whatever the amount of debtors was there in the balance sheet, so as per the question, the balance sheet debtors amount is 7 lakh rupees. उसमें से हम डिडक्ट करके दिखा देंगे less goods sent on approval basis 1,25,000. तो remaining whatever the amount you will be getting, that will be the debtors amount which you are supposed to receive from them. इसके अलावा जो debtors की कोई और additional information है वो सारी adjustments हम कर रहे हैं, जिसमें लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था. एडिशनल बेड रेट्स थे 60,000 रुपीज के, और एक एंट्री अभी हमारी और रहती है, विल डिस्कस इट राइट नाउ. तो जो आपकी गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस की है, आई एम रिपीटिंग द कॉन्सेप्ट अगेन.
Goods sent on approval basis is basically the goods which have been provided to the customer on approval basis. Now, if the goods are being approved by the customer, then it will be the actual sales. Otherwise, in case the approval is not there, that means the sales entry needs to be reversed. तो जब हम अप्रूवल बेसिस पे गुड्स को भेज रहे हैं तो हम ये मानकर चलते हैं कि वो हमारी एक्चुअल सेल्स है, क्रेडिट सेल्स की तरह हम उसकी ट्रीटमेंट कर देते हैं बुक्स में। लेकिन अगर अप्रूवल हमें नहीं मिलती है जब हम अकाउंट्स बना रहे हैं, अकाउंट्स बनाने के टाइम पे इन केस वी डोंट हैव द अप्रूवल, वी कैन नॉट assume them to be the sales, we need to reverse it. तो जब हमने सेल्स दिखाई थी तो हमने क्रेडिट सेल्स मानी थी, तो स्टॉक कम किया था, डेटर्स बढ़ाए थे और सेल्स बढ़ाई थी। जब हम एंट्री करते हैं सेल्स के टाइम पे, तो स्टॉक में से जब हम रिडक्शंस करते हैं तो वो कॉस्ट प्राइस पे करते हैं, सेल्स में और डेटर्स में सेलिंग प्राइस से हमने अमाउंट इंक्रीज किया होगा। ये सारा हमें रिवर्स करना है। तो हमें जब अप्रूवल नहीं मिलती है तो हमें सब रिवर्सल करना है। तो स्टॉक जहां जहां पे भी है, ट्रेडिंग अकाउंट में और बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक है, इट नीड्स टू बी रिवर्स्ड विद द कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स व्हिच हैव बीन सेंट टू कस्टमर्स ऑन अप्रूवल बेसिस एट द कॉस्ट प्राइस। तो हमने यहाँ पर 1 लाख से किया है, और जो सेल्स हैं और जो डेटर्स हैं, क्योंकि वो सेल्स है नहीं, हमें हटाना पड़ेगा। सेल्स नहीं है तो डेटर्स भी कम हो जाएंगे, एंड द सेलिंग प्राइस विल बी डिडक्टेड from the amount of sales as well as the amount of debtors in the balance sheet. ये आपका net impact होता है for the adjustment which is regarding goods sent on approval basis. I hope the concept of this adjustment is clear to everyone. Make sure कि you are clear with this concept, क्योंकि ये entry आपको पेपर में मिलेगी। Okay, Abhishek, you are asking me कि मैं कहाँ से आपको ये पढ़ा रही हूँ। I shared this PDF in the chat box also in the previous class. I shared this with you all on WhatsApp group also. This question I think is from JR Monga, if I remember it correctly. मैंने PDF बनाया हुआ है तो उसी को ही मैंने आपके पास स्क्रीन पे शेयर किया हुआ है। WhatsApp ग्रुप काफ़ी सारे बने हुए हैं। I think in some of the groups, some groups have been created by some of the students, जिसमें ऑफिशियल आप लोग कह रहे हो। आई डोंट नो कि हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर। इन केस you are not a part of any of the groups, you can ask other students so that you can join the group. Okay, as far as the students from science background are concerned, it's not possible for me to cover the concepts of 11th and 12th. अगर आपको कहीं डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिए, अलग से मैं आपको टाइम दे सकती हूँ। इफ you have my number, you want to sort out your doubts, I can give you extra additional time apart from this lecture, no issues. लेकिन क्लास की क्योंकि limitations हैं, we have only limited like number of lectures. आई एम ट्राइंग कि मैं जितना ईजी वे में आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स को समझा सकती हूँ वो मैं कर दूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहें। बट कवरिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ 11th एंड 12th, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू कवर along with the concept of graduation level. ओके, अंशुल, यू हैव आस्क्ड मी कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स कहाँ मिलेंगे। अभी आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं मिलेंगे। एज वेल पीपल विल अपलोड द lectures, recorded lectures on the website of SOL, and it may take few days. I'm not sure कि how many days will they take. आवाज कम आ रही है। Okay, I don't know, मेरे एंगल पे तो some of the students are not the part of any of the WhatsApp group. I request you all, in case you can share the link of WhatsApp group where they can join. So please share the group link in the chat box so that other students who want to connect through that, they can join it. कमीशन वाला पॉइंट अभी श्वेता हमने डिस्कस ही नहीं किया है।
I'll explain it. अभी पहले सिर्फ गुड्स एंड ऑन अप्रूवल बेसिस वाला मैं कॉन्सेप्ट बता रही थी. Okay, Shivani, you want me to explain this again? I'll do that. How can we join? Okay, Utsav, you have asked me, keeping in mind the current circumstances, hopefully you'll be getting the, the mode of examination will be online only. Abhi, the current situations are not well. कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहे हैं, तो उस हिसाब से तो आपके जो एग्ज़ाम्स होंगे अप्रैल या मार्च एंड में, दे विल बी ऑनलाइन ओनली. जब गुड्स दिए हैं उसको, तो मैंने उसको क्रेडिट सेल्स माना है, लेकिन उसमें एक क्राइटेरिया ऐड किया हुआ है कि इन केस द कस्टमर डज नॉट लाइक द प्रोडक्ट, देन दे हैव द ऑप्शन दैट दे कैन सेंड बैक यू द गुड्स. वो आपको रिटर्न कर सकते हैं, एंड बाय दैट टाइम दे आर नॉट मेकिंग एनी काइंड ऑफ पेमेंट. तो पेमेंट तभी करेंगे जब उनको गुड्स पसंद आएंगे. तो मेरे पास से आज क्या हुआ कि मैंने कस्टमर को ये ऑप्शन दिया, अज्यूमिंग कि शायद उनको पसंद आ जाएंगे तो वो सेल्स हो जाएंगी. तो मैंने उनको एक ऑफर दे दिया कि मैं आपको गुड्स दे रही हूँ, अब आपके पास ऑप्शन है, आप हफ्ते भर के अंदर अंदर वट एवर द टाइम मे बी देयर, आई एम जस्ट अज्यूमिंग अ वीक्स टाइम, कि आपको मैंने एक हफ्ते का टाइम दिया है कि एक हफ्ते में या तो आप गुड्स की अप्रूवल मुझे दे दीजिएगा कि आपको गुड्स पसंद आ गए हैं, आप मुझे पेमेंट कर देना. और अगर आप पेमेंट नहीं कर रहे हो, आपको गुड्स पसंद नहीं आ रहे हैं, तो आप पेमेंट मत करना और गुड्स मुझे वापस कर देना. तो इन केस आफ्टर अ वीक्स टाइम, अब मैंने आज क्या किया, आज मैंने अगर आपको गुड्स दिए हैं तो आई हैव अज्यूम्ड देम टू बी द एक्चुअल क्रेडिट सेल्स. मैंने अब, क्योंकि मुझे याद तो रहेगा नहीं, तो उसके लिए मैंने क्या किया है, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मैंने उसको क्रेडिट सेल्स की तरह एंट्री करके दिखा दी है. अब जब मैं उसको आज एंट्री करके दिखा रही हूँ, तो व्हाट एक्चुअली आई एम डूइंग इज, स्क्रीन आई थिंक आपके पास क्लियर है. मेरे एंड पे स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है. इन केस अगर आपको ब्लर दिख रहा है तो मे बी कि आपके यहाँ पे नेट की शायद प्रॉब्लम हो सकती है. द लास्ट मैसेज विच आई कैन रीड इज फ्रॉम खुशबू सिंह. The questions are not sent to you and I'm not getting any reply. खुशबू, I don't know, I have 103 messages. हो सकता है आपका कोई क्वेश्चन बीच में आपने भेजा है मुझे कोई मैसेज जो कि मिस हो गया है, तो इट्स रिक्वेस्ट कि आप एक बार मुझे दोबारा से अपनी क्वेरी भेज दीजिए, जो भी है, so that I can read it from there. ओके, जूम मैं कर देती हूँ एक बार इसको. I hope now I have zoomed it. I think it's clearly visible now. Screen is not clear. Abhi, any one of you just I'll share it again. Just confirm me now. I have zoomed it. दी हुई थी कि हमने जो गुड्स भेजे थे 1 लाख की उसकी कॉस्ट थी, एंड वी नीड टू नो द कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स एज वेल एज द सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स व्हिच हैव बीन सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस. जो हमें इंफॉर्मेशन दी हुई थी, इंफॉर्मेशन के हिसाब से इट वाज 20% प्रॉफिट ऑन द सेलिंग प्राइस, 20% ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स था. उसके हिसाब से हमने एक इक्वेशन क्रिएट की on the basis of the information which is given in the question. I assumed that your sales be x. Sales को अगर मैंने x माना,
तो मेरी जो इक्वेशन बनी ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन, इट विल बी सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस। ये इक्वेशन होती है। सेल्स को मैंने x माना, x माइनस 20%, 20% means 1/5 of selling price, which is x, is equals to cost price, which is 1 lakh rupees. By solving this equation, I got the figure of selling price, which is 1,25,000. अब मेरे पास दोनों अमाउंट हैं। एक कॉस्ट प्राइस है, जो गुड्स मैंने अप्रूवल पे भेजे हैं वो 1 लाख रुपए है, और उनकी जो सेलिंग प्राइस है दैट इज 1,25,000 रुपीज। जब हमने इसको आज भेजा है गुड्स को अप्रूवल बेसिस के टर्म्स पर कस्टमर्स को, तो मैंने मानकर चलिए कि ये मेरी क्रेडिट सेल्स है। तो क्रेडिट सेल्स के केस में अगर मैं उसको सेल्स दिखा रही हूँ, तो आप ये मान के चलो कि आप ये समझो कि कौन कौन से अकाउंट्स पे उसका इम्पैक्ट हो रहा है एट द टाइम ऑफ सेल्स। तो ये मेरी क्रेडिट सेल्स अगर हैं, क्योंकि पैसा तो अभी मुझे मिला नहीं है, पैसा तब मिलेगा जब कस्टमर को वो गुड्स पसंद आ जाएंगे, अप्रूवल मिलेगी और उसके बाद मुझे पैसा मिलेगा। आज बुक्स में मैंने उसको क्रेडिट सेल्स की तरह ट्रीट किया है, तो मैंने कौन कौन से अकाउंट में इम्पैक्ट दिखाया होगा। सेल्स फिगर दिखाई होगी मैंने, तो सेल्स में 1,25,000 से मैंने इंक्रीज करके दिखाया होगा, क्योंकि सेल्स में तो हमेशा सेलिंग प्राइस पे आएगा। सेलिंग प्राइस 1,25,000 है, तो सेल्स मैंने 1,25,000 से दिखाई। इसके अलावा डेटर्स बढ़ गए, क्योंकि मैंने उसको क्रेडिट सेल्स माना, तो क्रेडिट सेल्स माना है तो वो डेटर्स मेरे बढ़ जाएंगे 1,25,000 से। तो डेटर्स का जो भी अकाउंट है उसमें 1,25,000 से इंक्रीज किया है। उसके अलावा में स्टॉक मेरे पास से गया है, तो स्टॉक डिक्रीज हुआ होगा। स्टॉक हमेशा डिक्रीज जब हम करके दिखाएंगे तो वो कॉस्ट प्राइस पे दिखाएंगे। ये मैंने एंट्री तब की होंगी 3, ये इम्पैक्ट तब दिखाए होंगे जब मैंने गुड्स भेजे हैं अप्रूवल बेसिस पर। लेकिन क्योंकि जब मैं अकाउंट्स बना रही हूँ उस टाइम पर मुझे अप्रूवल नहीं मिली है, तो मुझे ये एंट्री को वापस करना पड़ेगा, क्योंकि वो सेल्स तो है ही नहीं। जब वो सेल्स है ही नहीं तो मुझे तीनों जगह पे रिवर्सल करना पड़ेगा। तो रिवर्सल करने के लिए व्हाट आई हैव टू डू इज, स्टॉक जो मैंने कम करके दिखाया था, अब वो क्योंकि वापस मेरे पास आ जाएगा तो स्टॉक बढ़ जाएगा। स्टॉक बढ़ जाएगा, उस पे अमाउंट कौन सा होगा, कॉस्ट प्राइस वाला। डेटर्स जो मैंने बढ़ा के दिखाए थे अब मुझे कम करके दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि उधारी तो कोई है ही नहीं, सेल्स है ही नहीं अब, तो वो मुझे डिक्रीज करना पड़ेगा विद द अमाउंट ऑफ सेलिंग प्राइस। और सेल्स भी मुझे वापस कम करके दिखानी पड़ेगी एट द अमाउंट ऑफ सेलिंग प्राइस। तो ये 3 इम्पैक्ट मुझे दिखाने हैं। स्टॉक में कहाँ कहाँ दिखा रही हूँ, आई एम शोइंग द क्लोजिंग स्टॉक इन द ट्रेडिंग अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। तो व्हेन यू प्रिपेयर द अकाउंट्स, तो फाइनल अकाउंट्स में ट्रेडिंग अकाउंट में जो हमारा स्टॉक का अमाउंट है 6 लाख रुपए, उसमें हम ऐड कर देंगे एड गुड्स एंड ऑन अप्रूवल बेसिस 1 लाख रुपीज। इट हैज बीन हाईलाइटेड बाय मी, आप ये देख सकते हो। तो एक ट्रांजेक्शन तो ये की। दूसरा क्लोजिंग स्टॉक में कहाँ दिखाती हूँ, बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट जब बना रहे हैं, बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक हम दिखाएंगे 6 लाख का, और उसमें ऐड कर देंगे ऐड गुड्स एंड ऑन अप्रूवल बेसिस 1 लाख रुपए। ये हम यहाँ पर ऐड करके दिखा देंगे। मैं फाइनल फिगर नहीं लिख रही हूँ, फाइनल फिगर आप 7 लाख रुपए दिखा सकते हो। ठीक है। इसके अलावा अब ये तो स्टॉक में एंट्री कर दी मैंने, इसके अलावा में मुझे ये ट्रांजेक्शन और कहाँ दिखानी है, इसके अलावा में जो मुझे ट्रांजेक्शन दिखानी है, ये मुझे दिखानी है सेल्स में वापस कम करके दिखाना है, सेलिंग प्राइस से और डेटर्स कम करने। सेल्स का फिगर में कहाँ दिखाती हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट में जो सेल्स का अमाउंट था 50 लाख रुपीस, इसमें से हम लेस करेंगे लेस गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस एंड द अमाउंट विल बी द सेलिंग प्राइस, दैट मीन्स 1,25,000 रुपीज। एक तो ये अमाउंट आएगा यहाँ पर। जो बैलेंस शीट में हम डेटर्स दिखा रहे हैं वहां से भी हम इसको माइनस करेंगे, लेस गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस and the amount deducted from debtors in the balance sheet will be 1,25,000 rupees. So this is how we have to make the adjustment of goods sent on approval basis. I hope goods sent on approval basis की adjustment अब आपको clear है।
Okay, Aftab, you are saying my face is not clear. Don't look at my face. Just concentrate on the concepts. Maybe some light issue is there. अभी मैंने lights on कम की हुई है तो face पे नहीं पड़ रही होगी light. इसलिए you are not able to have a clear picture of mine. Okay, coming back to the concept. Next adjustment we have is the additional bed debts were given in the question, and you have to maintain a bed debts provision for doubtful debts or bed debts at a rate of 5%. जो हमारी बैलेंस शीट में डेटर्स का अमाउंट था उसमें एडिशनल बेड डेट्स आपके और बन जाएंगे। तो एडिशनल बेड डेट्स के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बेड डेट्स हमारे पास ऑलरेडी 20,000 के थे, इसमें हम 60,000 के और ऐड कर देंगे। तो इट विल बी एड एडिशनल बेड डेट्स ऑफ 60,000 रुपीज, ये ऐड हो जाएंगे। तो टोटल बेड डेट्स will be 80,000 in the profit and loss account। और इसका जो दूसरा इम्पैक्ट आएगा वो कहाँ आएगा, बैलेंस शीट में जो डेटर्स हैं, डेटर्स में से हम लोग लेस कर देंगे, लेस बेड डेट्स एंड द अमाउंट डिडक्टेड will be your 60,000 rupees। ये आपके और अमाउंट कम हो जाएगा। प्रोविजन अभी मैंने नहीं बनाया है, प्रोविजन आपको क्वेश्चन कह रहा है कि 5% प्रोविजन बनाना है। वी स्टिल हैव वन एडजस्टमेंट लेफ्ट regarding bed debts। This is fourth adjustment। We have to do that first, and then we'll come to the provision of 5% on debtors। Now the fourth adjustment says 24,000 paid as rent of the office was debited to landlord's account and was included in sundry debtors। आपका 24,000 का एक रेंट था जो आपने डेटर्स अकाउंट में इंक्लूड कर दिया गलती से। तो इसका मतलब 24,000 रुपये रेंट के थे, वो मैंने गलती से डेटर्स के अकाउंट में एंट्री कर दिए, तो मुझे वहां से हटाने पड़ेंगे। तो अब मैं क्या करूंगी, जो डेटर्स का मेरा अमाउंट है बैलेंस शीट में 7 लाख रुपीज में, जिसमें मैं एडजस्टमेंट्स कर रही हूँ, उसमें से मुझे डिडक्ट करना पड़ेगा द अमाउंट ऑफ 24,000 विच हैज बीन शोन विच वॉज फॉर द रेंट, जो गलती से मैंने डेटर्स में ऐड कर दिया है। तो ये 24,000 रुपये भी मेरे डेटर्स में से माइनस होंगे। ठीक है, और इसका दूसरा जो इम्पैक्ट आएगा वो क्या आएगा, दिस वॉज द अमाउंट फॉर रेंट, मैंने गलती से डेटर्स में किया था, तो डेटर्स में से कम करूंगी और रेंट के तरह से जो अमाउंट है वो पीएलएन में दिखा दूंगी। रेंट का अमाउंट हम प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे हम दिखा देंगे रेंट का अमाउंट 24,000 रुपीज। ये आपकी एडजस्टमेंट इस तरह से आएगी। ओके दीपक, यू हैव आस्क्ड मी कि जिस बुक से मैं पढ़ा रही हूँ वो डाउनलोड कहाँ से करें। देखिए ऑनलाइन तो आपको मिलेगी नहीं, और मैं एक ही बुक से नहीं पढ़ाती हूँ। जो क्वेश्चंस होते हैं क्लास में जब कराऊंगी तो दे कैन बी फ्रॉम डिफरेंट बुक्स। तो आप इन चीज़ों पे फ़िलहाल क्लास टाइम पे मेरी सजेशन है फोकस ना करें, इस तरह के क्वेश्चंस पे मत जाओ कि बुक कहाँ पे है। मैंने आपको व्हाट्सएप पे शेयर की हुई है, चैट बॉक्स में भी शेयर की हुई है। I'll try to share it again। उन्होंने एडजस्टमेंट कर ली है। रेंट के बाद कमिंग बैक टू द एडजस्टमेंट, सेकेंड एडजस्टमेंट का हाफ पार्ट जो हम लोगों ने मिस किया अभी छोड़ा था, where we are supposed to maintain a provision for doubtful debts or bad debts at a rate of 5% on sundry debtors। अब डेटर से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन्स थी वो हम लोगों ने सारी एडजस्टमेंट्स कर ली हैं। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है कि 5% का प्रोविजन क्रिएट करना है। नाउ कमिंग, ओके आई हैव नॉट शेयर्ड दिस, लेट मी शेयर द सॉल्यूशन नाउ फर्स्ट। What you have to do is, I think this is visible to you। Okay,
जो हम लोगों ने बैलेंस शीट बनाई है, बैलेंस शीट में जो डेटर्स की एडजस्टमेंट्स की थी, उसमें एडजस्टमेंट्स में ट्रायल बैलेंस के हिसाब से जो डेटर्स दिए हुए थे वो 7 लाख रुपए के थे, जिसमें हमने सारी एडजस्टमेंट्स की हैं जो हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में थी। पहली थी गुड्स एंड ऑन अप्रूवल बेसिस की 1,25,000 माइनस किया, 24,000 रेंट जो डेटर्स में दिखा रखा था गलती से वो माइनस कर दिया, 60,000 के एडिशनल बेडेट्स हमने माइनस कर दिए। तो जो नेट बैलेंस बचा डेटर्स का वो बचता है 4,91,000 रुपीज का, विच इज सपोज टू बी कलेक्टेड फ्रॉम दी डेटर्स। अब मेरे पास मुझे ये वाला अमाउंट पता है जो मुझे डेटर्स से मिलेगा। नाउ आई हैव टू क्रिएट द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि जब भी हमें डेटर्स का अमाउंट ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, उसकी बेड डेट्स के रिगार्डिंग या कोई और एंट्री जिस तरह से हमने जो की है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में डेटर्स के अकाउंट को इम्पैक्ट करने वाली कोई भी एंट्री होगी, आप पहले वो करिएगा और उसके बाद सबसे लास्ट में जो फाइनल बैलेंस अमाउंट हमारा बचता है डेटर्स का, जो हमें पैसा लेना है लास्ट में, उस पर हमें प्रोविजन क्रिएट करना होता है। तो इन दिस पर्टिकुलर सोल्यूशन 4,91,000 इज द लास्ट बैलेंस जो हमें डेटर्स से पैसा मिलेगा, उस पर हम प्रोविजन बनाते हैं या डिस्काउंट देते हैं। तो प्रोविजन हमें बनाना है 5% का, तो प्रोविजन जब हम बनाएंगे तो इट विल बी 5% ऑफ 4,91,000 रुपीज। ये स्टूडेंट्स कई बार गलती कर देते हैं क्योंकि एडजस्टमेंट सेकेंड एडजस्टमेंट थी वो पहले ही कर देते हैं। तो यू नीड टू मेक द एडजस्टमेंट्स ऑफ ऑल अदर ट्रांजेक्शंस इम्पैक्टिंग द अमाउंट ऑफ डेटर्स फर्स्ट, और फिर सबसे लास्ट में हम प्रोविजन क्रिएट करते हैं। तो 5% ऑफ 4,91,000 इज 24,550। ये और माइनस कर दूंगी तो टोटल जो मुझे बैलेंस कलेक्ट करना है डेटर से वो मेरा आता है 4,66,450। और जो ये प्रोविजन बनाया है, एक तो बैलेंस शीट में डेटर्स में से कम हुआ, दूसरा ये कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे 24,550। जो सॉल्यूशन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है उसमें से जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें नेट फिगर हमने यहाँ पे शो की हुई है, जिसमें हमने एडजस्टमेंट्स की हुई है सारी की सारी जो आपको स्क्रीन पे भी दिख रही हैं। डेटर्स का जो पुराना प्रोविजन जो था 1,20,000 वो ट्रायल बैलेंस में हमने क्रेडिट साइड पे दिखाया था। नया प्रोविजन 24,550 डेबिट साइड पे दिखाएंगे। एडिशनल बेड डेट्स 80,000 प्लस 20,000 जो थे, एडिशनल 60,000 के थे और पहले के 20,000 थे, वो डेबिट साइड पे। अब कुछ स्टूडेंट्स को आदत क्या होती है, जो एक्चुअल हमें सोल्यूशन करना है, सिंपल बता रही हूँ दोबारा से, पुराना जो प्रोविजन ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ था वो हम लोगों ने VL&K के क्रेडिट साइड पे दिखाया था 1,20,000 रुपीज का। तो एक एंट्री क्रेडिट साइड पे है ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के 1,20,000 ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ PL&K अकाउंट। बेड डेट्स के 20,000 के वो PL&K के डेबिट साइड पे दिखाए। एडिशनल बेड डेट्स थे 60,000 के, तो टोटल अमाउंट आ गया बेड डेट्स का 80,000 रुपए डेबिट साइड में PL&K। और नया प्रोविजन आएगा 24,550 प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे। नाउ सम ऑफ द स्टूडेंट्स दे डोंट रिकॉर्ड दीज एंट्रीज सेपरेटली, वो इकट्ठा एडजस्ट कर देते हैं। एज यू ऑल कैन सी ऑन द स्क्रीन, क्रेडिट साइड पे 1,20,000 था, उसमें से डेबिट साइड वाली सारी एंट्रीज को माइनस कर दिया है, तो आपका क्रेडिट बैलेंस फिर भी बचता है 15,450। तो यहाँ पर जो आपको सोल्यूशन दिया हुआ है उसमें नेट इम्पैक्ट ही दिखाया हुआ है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 15,450 क्रेडिट साइड पे। तो इस तरह से जो भी अमाउंट आपके पास आता है डेबिट साइड या क्रेडिट साइड पे, सिर्फ वो नेट इम्पैक्ट हम लोग उसमें दिखा देते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप एडजस्टमेंट्स किस तरह से दिखा रहे हैं। मैंने आपको वर्बली दोनों बता दिए हैं, या तो आप सारे के सारे अमाउंट जो भी हैं वो आप अलग अलग दिखाएंगे। तो ओल्ड प्रोविजन 1,20,000 का क्रेडिट साइड में आएगा, नया प्रोविजन 24,550 का डेबिट साइड पे आएगा, अलॉन्ग विद द टोटल अमाउंट ऑफ बेड डेट्स 80,000। अगर आपको इकट्ठा एक दिखानी है तो आप उसका नेट इम्पैक्ट दिखा सकते हो एज इट हैज बीन शोन इन द सॉल्यूशन। ठीक है, अब तो इसके बाद लास्ट में हमारे पास दो एडजस्टमेंट्स और बचती हैं, जिसमें पहली एडजस्टमेंट है वेयर द जनरल मैनेजर इज टू बी गिवन कमीशन ऑफ 10% आफ्टर चार्जिंग द कमीशन ऑफ वर्क मैनेजर एंड हिज ओन ऑन द नेट प्रॉफिट, और वर्क मैनेजर को हम 5% कमीशन दे रहे हैं आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन।
इसके लिए आपको क्या करना है, जब हम कमीशन दे रहे हैं तो आई एम जस्ट गोइंग विद द कॉन्सेप्ट, आई एम नॉट गोइंग बाय द सॉल्यूशन राइट नाउ, क्योंकि because time constraint is there with me. I just want to cover maximum topics which we can cover in the class. तो मेक श्योर कि आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा. कुछ चीज़ें मेरी क्वेश्चन से हटकर हो सकती हैं जो मैं आपको हाथ का समझा रही हूँ. जब आपको कमीशन के क्वेश्चंस मिलेंगे तो क्वेश्चंस में परसेंटेज दी हुई होगी और उसमें लिखा होगा कि ईदर इट विल बी आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, प्रॉफिट पे परसेंटेज कैलकुलेट करना है एज गिवन इन द करंट क्वेश्चन, और इट कैन बी बिफोर चार्जिंग सच कमीशन. तो दोनों के दोनों केसेस में आपको क्या करना है, एक, अगर बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है तो आफ्टर मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट्स व्हाट यू हैव टू डू इज, हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट की फिगर कैलकुलेट करनी है कि प्रॉफिट कितना हमारा कैलकुलेट करके आ रहा है कमीशन चार्ज करने से पहले. ठीक है, अब कमीशन चार्ज करने से पहले मान लीजिए, आई एम जस्ट अज्यूमिंग, if I share this I'll share the Excel sheet. Okay, I hope Excel sheet is visible. मान लीजिए सारी एडजस्टमेंट्स हम लोग कर चुके हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा ये बन रहा है विच हैज बीन हाईलाइटेड. अब आपको यहाँ पर कमीशन जनरल मैनेजर की, वर्क मैनेजर की कमीशन दिखानी है. जनरल मैनेजर की 10% है, वर्क मैनेजर की 5% है. अब आपको क्वेश्चन में क्या क्या एडजस्टमेंट हो सकती है, क्या आपको जिस तरह से करना है, सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद आपको इन दोनों कमीशन के अलावा में जो प्रॉफिट है वो कैलकुलेट करना है. ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले. आई एम जस्ट टेकिंग द फिगर फ्रॉम द क्वेश्चन. ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 18,05,000 का. तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका यहाँ पर okay, now if I just say this is the sum total, ओके, अगर हो सकता है लिखने में कोई एडजस्टमेंट मिस हो गई, आई एम जस्ट मेकिंग द कॉन्सेप्ट क्लियर. ट्राई टू लर्न द कॉन्सेप्ट हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट द कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कमीशन. मान लीजिए ये हमारा पीएल एंड अकाउंट बना था, सारी एडजस्टमेंट्स कर चुके हैं, इसमें हमें सिर्फ 2 एडजस्टमेंट और करनी है, जिसमें हमारा एक अमाउंट आएगा जनरल मैनेजर की कमीशन का 10%, एक वर्कमैन कमीशन का 5%, और फिर लास्ट में हमारा आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर विच विल बी द नेट प्रॉफिट. हाउ यू हैव टू कैलकुलेट इट, इन 2 कमीशंस के अलावा में वर्किंग नोट्स में यू नीड्स टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विच विल बी देयर. अगर ये एडजस्टमेंट्स नहीं होती तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना आता. अब इस पर्टिकुलर सोल्यूशन के हिसाब से अगर मैं देख रही हूँ तो जो नेट प्रॉफिट आएगा दैट विल बी 16,99,000 रुपीज बिफोर चार्जिंग दीज 2 कमीशंस. मैं अगर इसको क्लोज कर दूं अकाउंट्स को तो ये मेरा प्रॉफिट की फिगर 16,99,000 रुपीज आती है. इसमें मुझे 2 ऑप्शंस होंगे कमीशन के लिए. एक क्वेश्चन में दिया होगा कि लेट्स से द जनरल मैनेजर इज
to be given 10% commission before charging such commission, और एक होगा after charging such commission. In case it is before charging such commission, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? जनरल मैनेजर की जो कमीशन होगी वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन इनटू रेट बाय 100. This will be the formula. Okay. It will be सिस्टम हैंग कर गया. You all just write this formula. अभी सिस्टम में शायद एक्सेल में कुछ प्रॉब्लम आ रही है. मैं आपको जिसमें कि बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है तो इट विल बी 16,99,000 रुपीज इंटू 10%. दैट विल गिव मी द वर्क जनरल मैनेजर कमीशन, और 16,99,000 रुपीज इंटू 5% दैट विल गिव मी वर्कमैन कमीशन, और फिर बाद में नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकती हूँ. ये फॉर्मूले जब लगेंगे जब मुझे कमीशन बिफोर चार्जिंग सच कमीशन लगानी होगी. अब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है. आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन में जो हमारा फॉर्मूला होता है दैट इज बेसिकली द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन इनटू रेट डिवाइडेड बाय रेट प्लस 100. ठीक है, तो द फॉर्मूला फॉर दीपक, मैं आपको सॉल्यूशन मैनुअली ही करा रही थी, कुछ मिक्स कर रही थी, कुछ स्क्रीन पे दिखा रही थी पीडीएफ वाला ही, कुछ एक्सेल पे कर रही थी. अभी समहाउ एक्सेल में क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आ रही है वो नहीं मैं कर पा रही हूँ. लेट मी जस्ट क्लोज दिस, दोबारा से करके देख लेती हूँ चल जाता है. तो कुछ इतना आपको कॉप अप करना पड़ेगा साथ में कि कुछ चीज़ें मैं आपको स्क्रीन पे एक्सेल पे दिखा सकती हूँ, कुछ मैं आपको सॉल्यूशन में ही दिखा दूंगी, सो दैट आई कैन सेव द टाइम एंड आई कैन डिस्कस मोर that will be net profit into net profit before charging such commission into rate divided by 100 plus rate. और अगर रेट बहुत सारे हैं तो वो सारे के सारे ऐड होंगे. तो यहाँ पर दो कमीशन मैं दे रही हूँ, एक 10% और एक 5%. तो जो डिवाइडेड बाय रेट होगा तो इट विल बी ऑल द रेट्स इन केस मल्टीपल कमीशंस आर बीइंग गिवन. ठीक है, तो अब जब मैं जनरल मैनेजर की कमीशन कैलकुलेट करूंगी तो इट विल बी 16,99,000 रुपीज इंटू रेट ऑफ जनरल मैनेजर कमीशन 10% के हिसाब से 10 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 10 जो मैं जनरल मैनेजर को दे रही हूँ प्लस 5 जो मैं वर्क मैनेजर को दे रही हूँ. दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट द जनरल मैनेजर्स कमीशन. आई होप ये क्लियर है. तो जब जनरल मैनेजर की कमीशन हम कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी लाइक दिस. अब ये जो सॉल्यूशन आपको बुक से दिखेगा उसमें कहीं वेरिएशन आ रही है क्योंकि हो सकता है कोई एंट्री एक्सेल की शीट पे अभी ना लिखी हुई हो, तो देयर मे बी अ डिफरेंस अभी एक्चुअल सॉल्यूशन में, क्योंकि मैंने उसको वेरीफाई नहीं किया अभी, क्योंकि कुछ आपको उस पे पढ़ा रही थी, कुछ मैं एक्सेल पे दिखा रही थी. तो जस्ट लर्न द कॉन्सेप्ट कि in case you are giving commission after charging such commission on net profit, तो आपको क्या करना है, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन कैलकुलेट करना है. वो अज्यूम किया मैंने कि 16,99,000 आ रहा है एज द क्वेश्चन जितना मैंने सॉल्व किया था उसके हिसाब से. आई मे हैव मिस्ड सम एंट्रीज जिसकी वजह से एक्चुअल नहीं अमाउंट आ रहा है. द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन इनटू द रेट which is 10% of general manager commission divided by 100 plus all the rates of all the commissions given to different people. तो यहाँ पे दो कमीशन थी, तो जनरल मैनेजर की 10 थी, उसकी 5% थी वर्क मैनेजर की, तो टोटल आ गई 15%. तो मैं क्या कर रही हूँ कि इफ इट इज आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, नेट प्रॉफिट पे परसेंटेज था कमीशन का, तो द फॉर्मूला विल बी नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन इनटू रेट ऑफ द वर्क मैनेजर्स और जनरल मैनेजर जो भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं डिवाइडेड बाय 100
plus all the rates. तो general manager का जब calculate करेंगे तो it will be 16,99,000 into 10%, तो 10 by 115. और work manager की अगर करेंगे तो it will be 16,99,000 rupees into 5 divided by 115. That will give you the work manager's commission. तो यहाँ पर जब आप solution कर रहे हो 80 24 सैलरी 80 थी, credits 80 थे. Now we have to just check. I hope कि ये वाला concept आपको clear है. ओके यश आपने पूछा है कि 5 by 105 होगा. बेसिकली द फॉर्मूला इज, okay, I'll just type the formula again. If you are charging the commission before net on particular percentage on net profit before charging commission, but वो after charging वाला अगर है तो आप क्या करोगे? Formula will be net profit charging commission. I'm writing in short before commission into एक परसेंटेज जिसकी हम कैलकुलेट कर रहे हैं रेट ऑफ कमीशन. अगर मल्टीपल कमीशंस दे रहे हैं तो एक का रेट लेंगे डिवाइडेड बाय 100 प्लस ऑल रेट्स ऑफ कमीशन. तो मैंने इसको सिंपली उसमें लिखा है ऑल रेट्स विल बी टेकन केयर ऑफ. तो इफ इन केस द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ profit is given as commission after charging such commission, तो हमें उसमें फॉर्मूला लेना है नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन इनटू 10%. लेट्स से अगर मैं जनरल मैनेजर की कर रही हूँ तो जनरल मैनेजर का जो रेट है वो 10% है. कमीशन 2 लोगों को दे रही हूँ, 2 लोगों को जो कमीशन दे रही हूँ उसके लिए रेट कौन कौन से थे? 10% और 5%. तो टोटल मैं दे रही हूँ 15%. तो इट हैज टू बी डिवाइडेड बाय 100 प्लस ऑल दी रेट्स. तो 100 प्लस 10% के हिसाब से 10 जो जनरल मैनेजर का है, 5 जो वर्क मैनेजर का है, तो टोटल इट विल बी 115. तो अगर यहाँ पर देखोगे तो इट विल बी नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू 10% के हिसाब से 10 डिवाइडेड बाय 115. दिस विल बी फॉर द जनरल मैनेजर. और वर्क मैनेजर के लिए इट विल बी नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन इनटू 5 divided by 115. So these two formula will be applied to calculate the amount of general manager at a rate of 10% and 5% for work manager to calculate the amount of commission which is supposed to be paid to them. I hope now it's clear. I have written the these formula in the option chat option also. You can copy it from there. ठीक है, आई होप कि ये अभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है. इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट है एक्सेल शीट से. Okay, I'll share these questions again in a different WhatsApp group you have created along with the chat box. Some of the students, they have asked me to create a group on Google Classroom so that these documents or the study material can be shared with you there. Officially, I cannot have any Google Classroom link. In case you all have your mail IDs, you can create one Excel sheet just giving the information of your mail IDs. I can create the link. I can share the link for Google Classroom unofficially, and then I can share the study material there. But as of now, I don't have your mail IDs, so I cannot create
any Google Classroom to connect with you there. अब ये वाला जो question है which you all can see on the screen, the question says that you have been given the trial balance of Mr. Praveen Traders as on 31st of March 2020. एक सेकेंड, इस आदित्य का फोन बैठा है, मेरी क्लास चल रही है, उसको बोल दो. The different entries in trial balances are given to you along with the different adjustments. Just because of the shortage of time, I'm just coming to the main adjustments which can be there in your paper also. कुछ adjustments ऐसी हैं जो common हैं, हम पहले question में कर चुके हैं, आप को मैं उतना नहीं करा रही हूँ अभी. जो मेन एडजस्टमेंट इसमें से हैं, एक दो एडजस्टमेंट्स, वो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रही हूँ कि इन केस सच काइंड ऑफ एडजस्टमेंट्स इज गिवन इन द क्वेश्चन, how you have to solve this question. Okay, in this one information is there which is the last adjustment, which says that Mr. Ashok Huda included in sundry debtors for 30,000 rupees due from him, and he is also included in sundry creditors 10,000 due to him. ये जो एडजस्टमेंट इस तरह की होती है, दिस इज बेसिकली द एडजस्टमेंट ऑफ कॉमन डेट्स वी हैव. इसमें जो एडजस्टमेंट है वो क्या कह रही है, डेटर्स में मैंने एक अमाउंट दिखा रखा है 30,000 का, जो कि अशोक हुडा मेरा डेटर है. तो जो मैंने बैलेंस शीट में डेटर्स दिखाए हुए हैं उसमें, एक सेकेंड, बेटा अभी शायद आप में से किसी ने मुझे कॉल की है. आप लोग इतना तो इरिटेट टीचर्स को मत करो कि क्लास के टाइम पे आप कॉल करे चले जा रहे हो. वन ऑफ यू हैव कॉल्ड मी राइट नाउ कि आप व्हाट्सएप पे ऐड कर दो. मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि आप इस तरह की चीज़ें करोगे तो फिर मैं व्हाट्सएप पे आपके साथ नहीं जुड़ूंगी. मैं जो क्लास में पढ़ा रही हूँ आप वो पढ़ सकते हो बस पे. अदरवाइज जस्ट गिव मी सम टाइम. आप अपने आप से, मैंने अपना आपको व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, यू कैन क्रिएट व्हाट्सएप ग्रुप, मुझे उसमें ऐड कर लीजिए, मैं वहाँ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर सकती हूँ. टीचर से इतनी इस तरह से ना मुझे चीज़ें इरिटेट करती हैं क्लास के टाइम पे. क्लासरूम के लिए मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि मेरे पास आप लोगों के ऑफिशियल मेल आईडीज नहीं हैं. वी ओनली आर द टीचर्स हु आर टीचिंग यू पर्टिकुलर सब्जेक्ट. I don't have any information of your roll numbers और mail IDs, जिसकी वजह से मैं गूगल क्लासरूम पे आपको कनेक्ट नहीं कर सकती हूँ. इन केस यू कैन क्रिएट एनी द गूगल क्लासरूम पे कनेक्ट कर सकते हो. आप लोगों के पास आपके मेल आईडीज हैं, डू इट. लेट मी बी द पार्ट ऑफ इट. आई कैन शेयर द स्टडी मटेरियल विच आई हैव, विच आई एम गोइंग टू डिस्कस इन द क्लास, नो इश्यूज. बट अगर आप बार बार कॉल करेंगे स्पेशली लेक्चर के टाइम पे तो मेरे लिए बहुत दिक्कत का काम है. तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ अगेन एंड अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू कि आप चैट बॉक्स में भी वापस से बार बार से मैसेज मत करिए कि व्हाट्सएप पे मैं नहीं हूँ, मुझे ऐड कर लीजिए. आई एम नॉट गोइंग टू डू ऑल दिस. वी हैव सो मेनी स्टूडेंट्स already. I think 7 8 or 10 groups are already being created. I have requested other students they have shared the link of the WhatsApp. आप प्लीज बार बार सेम मैसेजेस ना करके उसमें चैट बॉक्स में ध्यान से देखिए, लिंक डले हुए हैं. जस्ट गेट कनेक्टेड टू एंड गेट योरसेल्फ एडेड इन एनी ग्रुप. इट्स हम्बल रिक्वेस्ट प्लीज. मेरे पास पहले ही बहुत लिमिटेड टाइम है आप लोगों का सिलेबस कवर करने के लिए. जस्ट कंसंट्रेट on this. Okay, the last message I'm reading, it's from some student whose name is not being there. You are requesting me to create classroom group and tell the code. I can do the same. Just give me 5 minutes. I'll do it. Take a break of 5 minutes. I'm there in the class. मैं 5 मिनट लगा के आपको एक कोड भेज देती हूँ ताकि आप लोग सारे उसमें जुड़ जाओ. ठीक है, अभी 5 मिनट वेट करो फिर.
Okay, I have shared the link so that you can join the Google Classroom. Now I think you all can join using that link. I'll share this PDF after the lecture is over, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए. ओके पीयूष, यू हैव आस्क्ड मी कि ये जो लाइव सेशन की रिकॉर्डिंग है ये कहाँ पर मिलेगी. आफ्टर सम टाइम एसओएल की वेबसाइट पर आप लोगों के लिए ये अवेलेबल होगी, सो दैट यू कैन just go through these concepts. Okay, I think this will work. Okay, I was just explaining the concept where the common debt in option will be there in the adjustment. अगर आपको इस तरह की कोई एडजस्टमेंट मिलती है तो आपको कैसे करना है. अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक मिस्टर अशोक हुडा हैं, वो मेरे डेटर्स में इंक्लूडेड हैं. मिस्टर अशोक हुडा इंक्लूडेड इन सन्ड्री डेटर्स फॉर 30,000 ड्यू फ्रॉम हिम. इसका मतलब ये है कि जो मैंने अपने अकाउंट्स बनाए हुए हैं उसमें जो डेटर्स का अमाउंट है उसमें एक डेटर है मेरे अशोक हुडा जिससे मुझे 30,000 रुपये लेने हैं. तो मोटी सी बात यह है कि अशोक जी से मुझे 30,000 रुपये लेने हैं. सेकंड पार्ट एडजस्टमेंट का क्या कहता है, ही इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन सन्ड्री क्रेडिटर्स फॉर 10,000 ड्यू टू हिम. इसका मतलब जो क्रेडिटर्स मैंने शो किए हुए हैं उसमें भी अशोक को मैंने क्रेडिटर दिखाया हुआ है जिसको मुझे 10,000 रुपये देने हैं. इसका मतलब जो मैंने अकाउंट्स बनाए हैं उनमें डेटर्स में और क्रेडिटर्स में जो भी अमाउंट है उसमें एक चीज कॉमन है, अशोक. अशोक से 30,000 रुपये मुझे लेने हैं. अब आप लॉजिक लगाओ, 30,000 रुपये मुझे लेने हैं किसी से, 10,000 रुपये उसी को ही देने हैं. तो अगर वो हम दोनों आमने सामने बैठे हैं और अकाउंट सेटल कर रहे हैं तो मैं उसको बोलूं कि भाई तुम मुझे 20,000 रुपये दे दो, अकाउंट सेटल हो जाएंगे. पहले वो मुझे 30,000 रुपये देंगे, मैं उनको 10,000 रुपये दूंगी, या मैं पहले 10,000 दे रही हूँ 30,000 रुपये लूंगी, बात तो एक ही है. तो ये एंट्री होती है कॉमन डेट की, जहां एक ही इंडिविजुअल आपका डेटर भी है और आपका क्रेडिटर भी है. नाउ इन केस सच काइंड ऑफ एडजस्टमेंट इज देयर, व्हाट यू हैव टू डू इज कि जो कॉमन अमाउंट है वो आपको देखना है. अब कॉमन अमाउंट कितना है, जो मिनिमम अमाउंट होगा वो कॉमन होगा. 30,000 लेने थे, 10,000 देने थे. तो जो नेट इम्पैक्ट है जो मैंने आपको थ्योरेटिकली बोला वो क्या बोला कि अगर वो मुझे 20,000 रुपये दे देगा तो अकाउंट्स मेरे क्लोज हो जाएंगे, सेटल हो जाएगा, उससे मेरा लेन देन खत्म हो जाएगा. इसकी बजाय कि पहले मैं उसको 10 दूं, 30 लूं या 30 लूं 10 दूं, उससे कोई फायदा नहीं है. 20 अगर वो मुझे दे देगा तो अकाउंट्स मेरे सेटल हो जाएंगे. तो कॉमन अमाउंट कितना था, 10,000. 20,000 अगर वो मुझे दे देगा अकाउंट सेटल हो गए. 10,000 मेरा एक कॉमन अमाउंट था जो कि मिनिमम अमाउंट था, दोनों में एंट्रीज में कॉमन था, डेटर्स में भी और क्रेडिटर्स में भी. तो इस तरह की कॉमन डेट की अगर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट मिलती है तो आपको क्या करना है. सन्ड्री डेटर्स और क्रेडिटर्स हमारे बैलेंस शीट में होते हैं, डेटर्स एसेट साइड में और क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड में आपके होते हैं. तो आपको क्या करना है, जो कॉमन अमाउंट है वो माइनस कर देना. जैसे मैंने आपको थ्योरेटिकली जो बताया कि कॉमन अमाउंट कितना था 10,000, तो मैं अकाउंट्स अगर सेटल करूं तो मैं सिर्फ उसको ये दिखा दूंगी कि 20,000 मुझे उससे लेने हैं, बाकी 10,000 की एंट्री में हटा दूं तो एक सही पिक्चर मेरी अकाउंट्स में आ जाएगी. तो व्हाट वी हैव टू डू इज वी जस्ट नीड टू डिडक्ट द कॉमन अमाउंट फ्रॉम डेटर्स एज वेल एज द क्रेडिटर्स. तो मैंने क्या किया, डेटर्स जो थे उसमें से कॉमन डेट 10,000 रुपये माइनस कर दिए और क्रेडिटर्स में से भी कॉमन डेट के 10,000 रुपये माइनस कर दिए. तो इन केस सच काइंड ऑफ एडजस्टमेंट इज गिवन in the question where the common debt is it's there, so you have to just deduct the कॉमन अमाउंट फ्रॉम बोथ साइड्स, डेटर्स और क्रेडिटर्स में. और उसमें इम्पैक्ट क्या दिखाया, मैंने एक्चुअली 20,000 डेटर्स में छोड़ दिए कि हाँ मुझे उससे 20,000 रुपये लेने हैं. अभी किसका क्या है.
आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर है। एक तो मैंने क्लास के लिए लिंक आपको चैट बॉक्स में भेजा है, आप वहां से चेक करो। लाइव क्वेश्चन आंसर वाले में ही अनाउंसमेंट की है, जहाँ फॉर्मूले लिखे थे पहले। यू विल बी गेटिंग द लिंक सो दैट यू कैन ज्वाइन। अब मेरे पास कितने स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया हुआ है? मेनी स्टूडेंट्स दे हैव ऑलरेडी ज्वाइंड। 225 स्टूडेंट्स तो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। अब अगर किसी को लिंक नहीं मिल रहा है तो जस्ट चेक दी अनाउंसमेंट सेक्शन, जहाँ पर जो आपका लाइव Q&A वाला ऑप्शन है, वहीं पर ही मैंने लिंक भेजा हुआ है ताकि आप उसमें जुड़ जाएं। ओके, नाउ द एडजस्टमेंट, मेन एडजस्टमेंट्स जो जो आपके हो सकती थी वो मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस में बता दी हैं। अभी नेक्स्ट चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट। इसमें अगर किसी को डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ लेना। और एक चीज प्लीज आप ध्यान रखिएगा कि प्लीज ट्राई टू कंसंट्रेट ऑन द टॉपिक्स विच आई एम कवरिंग और द पॉइंट्स विच आई एम डिस्कसिंग इन द क्लास। आप इन चीजों में ना उलझ के, it says wrong account, I don't know कि why it's showing you wrong account Anushka, maybe some problem from your end can be there, क्योंकि मेरे पास तो इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं जिन्होंने इसको ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है, तो इट्स वर्किंग प्रॉपरली फ्रॉम माय एंड। आई डोंट नो, 250 students they have already connected here. Okay, now coming to the next concept, which is the depreciation. It's basically the accounting standard 10, और आपको इसमें पहले जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था दैट वाज बेसिकली टॉकिंग अबाउट द डेप्रिसिएशन ओनली। लेकिन जब ये रिवाइज हुआ है, नाउ वी हैव दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडियन वाला 6 है, जो बात करता है डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स के अलावा में प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट की भी। So it's basically the PPE and depreciation, which is talking, which has been discussed in Accounting Standard 10, where we have the focus on the property also, और plants अगर हैं, equipments हैं, along with the depreciation on the fixed assets we charge every year in case we are using. इसमें जो आप लोगों को concept पढ़ना है, I'm just covering the main points. हम लोगों के पास 3 टर्म्स होती हैं। एक होती है डेप्रिसिएशन, एक टर्म है डिप्लीशन, एक होती है एमोर्टाइजेशन। ये 3 टर्म्स आपने पढ़ी हुई हैं। इफ इट इज देयर आई विल शो इट टू यू। You have these 3 terms: depletion, amortization, depreciation you can say, and obsolescence. ये जो अलग अलग टर्म्स हैं, ये अलग अलग टर्म्स के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। जिसमें कि जब हम डेप्रिसिएशन की अगर हम जनरल बात करते हैं, डेप्रिसिएशन इन जनरल, इफ आई से depreciation is the reduction in the book value of the asset because of its wear and tear, because of time, because of change in technology. तो अगर मैं बहुत सिंपल भाषा में आपको बताऊं तो डेप्रिसिएशन का मतलब ये है कि किसी भी एसेट की जो वैल्यू है, जो कीमत है, वो कम हो रही है। रीज़न कुछ भी हो सकता है, मैं उसको यूज़ कर रही हूँ, सेकेंड हैंड हो गया है, पुराना हो गया है, टेक्नोलॉजी आउट ऑफ डेटेड हो गई है, तो उसकी वैल्यू कम होती जा रही है। तो वो हमारा डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट माना जाता है, जिसमें हम ये कहते हैं कि जो भी एसेट है उसकी जो वैल्यू है वो कम हो रही है। यहाँ पर डेप्रिसिएशन में और कैटेगराइजेशन अगर हम कहें, या और टर्म्स हम जो कह सकते हैं जो यूज होती हैं, वो आपकी ये 3 टर्म्स स्क्रीन पे आपको दिख रही हैं, जो है डिप्लीशन, एमोर्टाइजेशन एंड ऑब्सोलेसेंस। इनमें क्या क्या कॉन्सेप्ट होता है?
जब हम एसेट्स की बात करते हैं तो यू ऑल हैव स्टडीड डिफरेंट काइंड ऑफ एसेट्स in your 11th 12th concepts also. एसेट्स में हम लोगों के पास फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, करंट एसेट्स होते हैं, फिक्स्ड एसेट्स to zoom this. Okay, now I hope it's clearly visible to you all. Now when we talk of different kind of assets, करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको हम 1 साल के अंदर-अंदर वापस मनी में कन्वर्ट कर लेंगे या वो वापस मनी में कन्वर्ट हो जाएँगे, लिक्विड कैश आ जाएगा मेरे पास, मैं जब चाहूँ मैं उसको बेच सकती हूँ। फिक्स्ड एसेट्स होते हैं जिनको मैं यूज़ कर रही हूँ, लंबे टाइम के लिए फ़ायदा उठा रही हूँ और उन पे डेप्रिसिएशन लगाते हैं। आई एम नॉट गोइंग इन द डेप्थ ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एसेट्स वी हैव। जो फिक्स्ड एसेट्स हैं उन पे हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, यानी ओवरऑल में उनकी जो वैल्यू है, बुक वैल्यू या जो आप उनकी कीमत कह सकते हो सिंपल भाषा में, वो कम होती चली जाती है। जैसे-जैसे टाइम बढ़ता चला जाएगा, यूज़ बढ़ता चला जाएगा, उसके हिसाब से उसकी कीमत कम होती चली जाएगी किसी भी एसेट की। कुछ एसेट्स हैं जिन पे डेप्रिसिएशन लगता है। अब डेप्रिसिएशन के जब हम अलग-अलग इन डेप्थ अगर टर्म्स की बात करें कि कौन-कौन से टर्म्स कहाँ-कहाँ हम यूज़ करते हैं, तो एक जनरल मतलब डेप्रिसिएशन का ये है कि बुक वैल्यू कम हो रही है। उसमें एक टर्म होती है व्हिच इज़ नोन एज़ डिप्लीशन। अब मेरे पास अलग-अलग तरीके के एसेट्स हैं जिनकी अलग-अलग यूसेज है और अलग उनकी बुक वैल्यू कम होती चली जाएगी जैसे-जैसे टाइम निकल रहा है या किसी भी रीज़न से यूज़ के वजह से उसमें उसकी वैल्यू कम होती जा रही है। अब मान लीजिए रिसोर्सेज में इफ आई टॉक ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज या एसेट्स की एक कैटेगरी होती है व्हिच इज नोन एज वेस्टिंग एसेट्स। यू ऑल कैन सी दिस ऑन द स्क्रीन। आई होप यू हैव स्टडीड दिस these terms you are aware of कि natural resources कौन से होते हैं या wasting assets कौन से होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक कोयले की खान है, कोयला खानों में से एक्सट्रैक्ट होता है, ये आपको पता है। एक कोयले की खान में से कोयला एक्सट्रैक्ट हो रहा है, जिसका भी बिजनेस है उसकी जिसकी जो भी ओनर है उसका, उसमें से वो एक्सट्रैक्ट कर रहा है, कोयला निकाल रहा है और मार्केट में बिक रहा है। कोयला एक नेचुरल रिसोर्स है, एक हम नहीं बना रहे हैं, मैनमेड नहीं है, वो खानों में से निकल रहा है, वहाँ पे बन रहा है, नेचुरल प्रोसेस है वो। तो इट्स बेसिकली अ नेचुरल रिसोर्स वी हैव। हम उसको वहाँ से निकाल रहे हैं तोड़ के और मार्केट में बेच रहे हैं। तो जो उसको हम कैटेगराइजेशन में देखेंगे तो इट्स बेसिकली अ नेचुरल रिसोर्स और द वेस्टिंग एसेट्स। वेस्टिंग एसेट्स का मतलब होता है जो धीरे-धीरे खत्म होता जा रहा है। ठीक है? अब यहाँ पर जो कोयले की खान है, मान लीजिए आप अज़्यूम करिए कि आपकी कोयले की खान है। अब वो भरी हुई है, आपने आज खरीदी। जब आपने उसको परचेज़ किया, तो ज़ाहिर बात है जब ही परचेज़ करोगे, जब उसमें कोल होगा। अगर कोल होगा नहीं, तो वो खान आप क्या करोगे? उस माइन का आप क्या करोगे लेकर, अगर उसमें कोल है नहीं? अब आपके पास 2 ऑप्शन हैं, सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। आप परचेज़ करने जा रहे हो एक माइन और 2 माइन्स के ऑप्शन हैं, एक में कोल भरा पड़ा है और एक में आधी माइन में कोल है, आधी खाली हो चुकी है। अगर आपको कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, मॉनेटरी टर्म्स में या बाकी कोई कंस्ट्रेंट्स नहीं है, तो यू विल प्रेफर टू परचेज़ द माइन व्हिच इज़ फुल ऑफ कोल, जिसमें पूरा भरा हुआ है। उसकी कीमत के हिसाब से मैं बात करूँगी, दोनों की कीमत में, तो कीमत किसकी ज़्यादा होगी? जिसमें कोल ज़्यादा है, कोयला ज़्यादा जिसमें होगा, उसकी कीमत ज़्यादा है। जितना उसमें से एक्सट्रैक्ट ऑलरेडी कर चुके हो, उतनी उसकी कीमत कम होती चली जाएगी। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज़ हैं, उसमें भी क्या होता है कि जो आपका माइन्स हैं, क्वेरीज़ हैं, ऑयल वेल्स हैं, ऑयल के कुएँ हैं, उनमें जितना भी नेचुरल रिसोर्स भरा है, जितना ज़्यादा होगा, उसकी कीमत उतनी ही ज़्यादा होगी। आज आपने एक कोल माइन खरीदी, वो पूरी भरी हुई थी, उसकी कीमत अलग होगी।
आपने उसमें से माइन में से कोल को एक्सट्रैक्ट करके मार्केट में बेचना शुरू किया, आधी खाली कर दी। अब उसमें आधी कोल माइन में आधी माइन भरी हुई है, आधी का आपने एक्सट्रैक्ट करके बेच चुके हो, खाली कर चुके हो। अब उसको बेचोगे तो क्या उतने प्राइस पे बिकेगी जितने प्राइस पे आपने परचेज की होगी? नहीं, उसकी कीमत धीरे 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 कम होती चली जाएगी। जितना आप उसमें से कोल को एक्सट्रैक्ट कर लोगे उतनी ही उसकी कीमत कम होती चली जाएगी। This is the concept which is saying that the value of any natural resource, if we are extracting the natural resource from the quarries or oil or mines, oil wells अगर है, उसमें से वो natural resource हम जितना निकाल के यूज कर चुके हैं, बेच चुके हैं, इस्तेमाल कर चुके हैं, तो उस माइन की, उस ऑयल के कुएं की कीमत कम होती चली जाएगी। कुआं ऑयल का है, जितना खाली होता चला जाएगा उतनी उसकी कीमत कम होती चली जाएगी। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, रिसोर्स क्या था, जो एसेट था वो क्या था, ऑयल वेल था या कोयले की खान थी। वो उसमें से जो नेचुरल रिसोर्स था, जितना ज्यादा होगा उतनी कीमत ज्यादा है, जितना रिसोर्स कम होता चला जाएगा उतनी कीमत कम होती चली जाएगी। तो कॉन्सेप्ट क्या है, द वैल्यू ऑफ द नेचुरल रिसोर्स और द एसेट विल रिड्यूस on the basis of the extraction which has been done। तो जितना ज्यादा उसमें से रिडक्शन होता चला जाएगा रिसोर्स का, एक्सट्रैक्ट करके आप बेच चुके हो, यूज कर चुके हो, जितना ज्यादा ये काम करते चले जाओगे उतनी ही कीमत कम होती चली जाएगी। अगर कुआं है ऑयल का, वो खाली हो चुका है, क्या वो बिकेगा? अगर बिकेगा भी तो क्या वो भरे हुए कुएं के बराबर बिकेगा? नहीं। तो वैल्यू धीरे 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 कम होती चली जाएगी, काम का ही नहीं बचा। अब उसमें तेल है ही नहीं तो करना क्या है, तो या तो वो बिकेगा नहीं, बिका तो बहुत कम कीमत पे बिकेगा। ये जो कॉन्सेप्ट होता है, जब नेचुरल रिसोर्सेज की हम बात करते हैं, वेस्टिंग एसेट्स की बात करते हैं, तो जो वैल्यू रिड्यूस होती है उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं डिप्लीशन। तो अभी एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था कि जो डिप्रिसिएशन और डिप्लीशन है उन दोनों में डिफरेंस क्या है। उन दोनों में डिफरेंस ये है कि डिप्रिसिएशन एक वाइडर टर्म है, जहां हम सिर्फ ये वाली बात कहते हैं कि कोई भी एसेट है, आई एम टॉकिंग ऑफ एनी एसेट, किसी भी एसेट की जो बुक वैल्यू है वो कम हो रही है। इट कैन बी ईदर वे, किसी भी मतलब कोई भी एक रीजन हो सकता है। तो रीजन कैन बी एनीथिंग। इन केस द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट इज रिड्यूसिंग, इट इज डेप्रिसिएशन। वो एक वाइडर टर्म है। उसमें आप कह सकते हो कि अलग अलग, क्योंकि मेरे पास एसेट्स होते हैं, अलग अलग क्लासिफिकेशन होती है एसेट्स की, तो वो एक वाइडर टर्म से मैं उसको इन डेप्थ माइन्यूट डिटेल पे अगर जाऊं, उसकी सेग्रीगेशन अगर कर दूं, तो एक क्लासिफिकेशन है नेचुरल रिसोर्स की, जो नेचुरल एसेट है जिसको हम वेस्टिंग एसेट्स भी कहते हैं। तो अगर मेरा डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट लग रहा है कि वैल्यू कम हो रही है और उसमें वो एसेट मेरा वेस्टिंग एसेट है, नेचुरल रिसोर्स वाला है, तो उसके लिए जो टर्म यूज होती है वो डिप्लीशन यूज होती है। तो डिप्लीट हो रहा है मेरा जो वेस्टिंग एसेट्स है, जो नेचुरल रिसोर्स है, जितना मैं एक्सॉस्ट कर रही हूँ, जितना मैं एक्सट्रैक्ट करके यूज करती चली जा रही हूँ, उतनी ही एसेट की कीमत कम होती चली जा रही है। तो दैट इन टेक्निकल टर्म्स इज नोन एज डिप्लीशन। आई होप कि ये क्लियर है सबको। इसके बाद अलग एक और कैटेगरी आती है हमारी क्लासिफिकेशंस में एसेट्स की, जो होती है हमारी इंटेंजिबल एसेट्स। अब इंटेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं? इंटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो हमारे हम यूज कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन उनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल वी हैव गुडविल। गुडविल का हम इस्तेमाल करते हैं कि मेरी रेपुटेशन अच्छी है या रेपुटेशन खराब है, उसका इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन क्या वो एक्चुअली कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस में होता है? नहीं। तो इस तरह के जो एसेट्स होते हैं, लाइक यू हैव कॉपीराइट्स, यू हैव पेटेंट्स, यू हैव ट्रेडमार्क्स, यू हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ गुडविल, ये सारे के सारे आपके लिए एसेट्स होते हैं। आप इनसे फायदा भी उठा लेते हो, लेकिन ये फिजिकल एग्जिस्टेंस में नहीं होते हैं, फिर भी आपके एसेट है। ये हम बुक्स में दिखाते हैं अपनी। तो जो हमारे इंटेंजिबल एसेट्स हैं उनकी भी एक लाइफ होती है। एक लाइफ तक ही हम, अगर गुडविल की भी बात करूं तो गुडविल में मेंटेन करके मुझे रखना पड़ेगा, एफर्ट मारना पड़ेगा। अदरवाइज आज मैंने अगर कोई रेपुटेशन बनाई है तो उसको भी मैं जब इस्तेमाल करूंगी, उसको इनकैश कराने की कोशिश करूंगी, तो एक टाइम तक ही करा पाऊंगी। तो जो भी इकोनॉमिक लाइफ है,
जो वैल्यू है, एक लिमिटेड लाइफ है इंटेंजिबल एसेट्स की, और उनकी एक इकोनॉमिक वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। हम अपने आप से उसकी कीमत लगा देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट मेथड्स और उनकी एक इकोनॉमिक वैल्यू हम कैलकुलेट करके बुक्स में दिखाते हैं, क्योंकि वो हमारा एसेट है, उससे हमें कितना फायदा हो रहा है। वो धीरे 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 टाइम के हिसाब से कम होती चली जाती है। तो इन केस द वैल्यू is written off, in case the value is getting reduced, value of intangible assets. So this process of writing off the value of intangible assets is known as amortization. आप लोगों को अगर याद है, in case particularly you are from कॉमर्स बैकग्राउंड, तो आप लोगों ने जो क्वेश्चंस किए होंगे उसमें कभी पढ़ा होगा आपने कि 1/5 ऑफ द गुडविल इज रिटन ऑफ। इसका मतलब जो मेरी वैल्यू दिखाई हुई है मैंने, उसमें से 1/5 मैंने इस बार उसका फायदा उठा लिया है। अगर 50,000 की गुडविल दिखाई हुई है, 1/5 का मतलब है 10,000 की कीमत की गुडविल का, रेपुटेशन का मैं फायदा उठा चुकी हूँ इस बार, तो मैंने उसको राइट ऑफ कर दिया, वो खत्म कर दी। तो इस तरह से इन केस there is a reduction in the economic value of the intangible assets, that is known as amortization. I hope ये आपको क्लियर है। Okay, Ruchi, you have asked me कि why natural resources are known as wasting assets. Natural resources are wasting assets इसलिए होते हैं क्योंकि अगर आप उसको बेसिकली जितना मैं एक्सट्रैक्ट कर रही हूँ, जितना मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ माइन में से, अगर मैं कोयले को निकाल रही हूँ, उसको यूज कर बेच रही हूँ, मार्केट में बेच के मैंने पैसा कमा लिया, वो जहां जहां जैसे जैसे यूज होता चला जाएगा, एक बार अगर आपने एक कोयला यूज कर लिया तो इट विल नॉट बी यूज्ड अगेन, आप यूज दोबारा तो नहीं कर सकते ना उसको। तो वो आपके लिए एक ऐसा एसेट है जो स्कैसिटी में है, क्योंकि वो नेचुरल रिसोर्स है, तो उसको हम वेस्टिंग एसेट कह देते हैं। क्यों? अब यहाँ पर एक्चुअली मैं अगर एसेट की बात करूं तो एसेट क्या है? मेरे पास अगर कोल माइन है तो कोल माइन इज माय एसेट, जिसमें एक नेचुरल रिसोर्स है कोयला, उसको मैं निकाल के मार्केट में बेच रही हूँ। तो एसेट क्या है? कोयले की खान है। तो वो मेरे लिए अगर खाली हो गई तो एसेट मैं बुक्स में किसको दिखा रही हूँ? कोयले की खान को। वो मेरा एसेट है। वो उसमें से जो नेचुरल रिसोर्स है वो मैं एक्सट्रैक्ट कर करके मार्केट में बेचती चली गई, और मैंने सारा कोयला जितना भी उसमें था सारा का सारा मार्केट में बेच दिया। मेरी बुक्स में एसेट क्या स्टैंड करता है? कोल माइन, जहां पे वो आज की तारीख में बिल्कुल खाली हो गई, जीरो पे आ गया है, उसमें कोई भी रिसोर्स बचा नहीं है, उसमें कोयला बिल्कुल भी नहीं है। एसेट मेरा कोयले की माइन है। तो क्या वो मेरे फायदे का है आज? am I able to produce the coal there? नहीं, वो एक नेचुरल रिसोर्स था। और एसेट मेरा क्या था? एसेट था कोल माइन। तो जब वो जैसे जैसे मैं धीरे धीरे उसमें से कोयला निकाल के बेच रही हूँ, उसकी वैल्यू कम होती जा रही है। किसकी? कोयले की कीमत नहीं कम हो रही है, उस कोल माइन की जो मेरा एसेट है उसकी वैल्यू कम होती जा रही है। एंड द मोमेंट आई हैव एक्सट्रैक्टेड all the resource, natural resource means all the koila, all the coal from that mine. So that mine was my asset, that is my asset, but having zero value. क्या उसकी कोई कीमत है? कुछ नहीं है। तो वो मेरे लिए एक वेस्टिंग एसेट है। एसेट है लेकिन अब वो मेरे काम का नहीं रहा, क्योंकि उसमें से जो नेचुरल रिसोर्स था कोयला, वो मैं सारा का सारा निकाल के बेच चुकी हूँ। तो दिस इज वाई द नेचुरल रिसोर्सेज की तरफ के लिए जो भी मेरे एसेट होंगे वो मेरे लिए वेस्टिंग एसेट्स होंगे, कि एक टाइम के बाद उसकी कीमत मेरे लिए कुछ भी नहीं रहेगी। दिस इज वाई इट इज टर्म्ड एज the wasting assets. Okay, Aman, you have asked me to explain the depletion again. डिप्लीशन में बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज कम होते चले जा रहे हैं, एक एसेट में से, जो मैंने भी आज जैसे आपको बताया है कि मैंने मेरे जो कुआं है ऑयल का, जब तक वो पूरा भरा है उसकी कीमत सबसे ज्यादा है। जितना उसमें से ऑयल निकालती चली जाऊंगी उसकी कीमत कम होती चली जाएगी। एसेट एक्चुअली मेरा क्या है? वो कुआं है, उसमें से मैं फायदा उठा रही हूँ, लेकिन उसकी कीमत सिर्फ तब है जब उसमें ऑयल है। जैसे ही वो ऑयल फ्री हो जाएगा, ऑयल है ही नहीं, बचा ही नहीं है, तो एसेट तो मेरी बुक्स में कुआं है,
उसमें ऑयल है नहीं, तो वो मेरा जो पूरा का पूरा होगा वो जो वेल है उसकी जो कीमत है वो कुछ भी नहीं बचेगी या बहुत नेग्लिजिबल होगी, क्योंकि उसको कोई खरीदने वाला नहीं होगा, करेगा क्या कोई भी उस खाली कुएं को खरीद के या खाली माइन को खरीद के। तो जो भी नेचुरल रिसोर्सेज जहां पर हैं उससे रिलेटेड अगर मेरे पास कोई एसेट है तो उसको नेचुरल रिसोर्स या वेस्टिंग एसेट्स कहा जाता है, और उसकी वैल्यू जैसे जैसे धीरे धीरे कम होती जाएगी, उसके लिए जब हम टर्म टेक्निकल यूज करते हैं वो हम टेक्निकल टर्म यूज करते हैं डिप्लीशन। तो इट्स बेसिकली द कॉन्सेप्ट वेयर I'm talking of the reduction in the value of natural resources or wasting assets. The technical term used for that reduction in the value of the asset is the depletion. Okay, you're asking me irrelevant question. अभी obsolescence मैंने पढ़ाया ही नहीं है और आप कह रहे हो कि मैं उसको दोबारा explain कर दूं. Okay, amortization is basically the reduction in the value of the intangible assets. इसके अलावा में जो थर्ड कॉन्सेप्ट आता है obsolescence. ऑब्सोलिसेंस का मतलब है कि किसी एक एसेट की वैल्यू कम हो रही है, किस वजह से, उसका रीजन क्या है। अब देखो तीनों कॉन्सेप्ट में क्या था, तीनों ही कॉन्सेप्ट डेप्रिसिएशन का ही एक पार्ट है। उसकी अगर मैं सेग्रीगेशन कर रही थी अलग अलग एसेट्स के हिसाब से, तो वो था एक में नेचुरल रिसोर्सेज की हम रिडक्शन की वैल्यू बात करते हैं कि उनकी जो वैल्यू है नेचुरल रिसोर्सेज की वो कम हो रही है, तो वो क्या है, वो डिप्लीशन है। अगर रिडक्शन हो रही है वैल्यू में इंटेंजिबल एसेट्स की, तो वो क्या है, अमोर्टाइजेशन है। अब हम आते हैं नॉर्मल जो हमारे एसेट्स हैं, टेंजिबल एसेट्स, अगर उनकी वैल्यू में जो इकोनॉमिक वैल्यू है वो कम हो रही है, तो वो ऑब्सोलिसेंस कब है, सिचुएशन ऑब्सोलिसेंस की कब होगी। अगर मान लीजिए मैं एक मशीन यूज कर रही हूँ, वो मशीन सही काम कर रही है, फिर भी वो मशीन को अब मैं यूज नहीं करना चाहती हूँ या नहीं कर पाऊंगी, रीजन बीइंग कि वो मशीन अभी ये जो करंटली आप स्क्रीन पे देख रहे हो इट विल नॉट बी क्लियर, क्योंकि उसमें शायद पिक्चर क्लियर नहीं आई है, तो इट्स आई हैव zoomed it but try to focus on the concept. Okay, the obsolescence means कोई भी एक मशीन मान लीजिए मैं यूज कर रही हूँ, उस मशीन से जो प्रोडक्ट मार्केट में बन के बिक रहा है वो बेटर क्वालिटी का शायद अब नहीं रहा, रीजन बीइंग कि मार्केट में एक नई टेक्नोलॉजी आ गई जो बेटर प्रोडक्ट आपको बना के दे रही है विद द सेम रॉ मटेरियल, या फिर मार्केट में लोगों की जो कस्टमर्स हैं उनकी चॉइस बदल गई है, उनकी प्रेफरेंसेस बदल गई हैं, उनका टेस्ट बदल गया है, मार्केट में फैशन बदल गया है। तो अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे मोबाइल फोन्स में आप इस चीज को लिंक कर सकते हो। पहले 1100 का, आई होप कि आप लोगों को पता होगा, नोकिया 1100 एक मॉडल आता था बहुत पहले, मार्केट में बहुत चला था। अब अगर आज आपको कहा जाए कि आप वो ले लो, कोई भी नहीं लेगा। एवरी वन ऑफ यू वांट अ स्मार्टफोन, हर किसी को स्मार्टफोन चाहिए। तो धीरे धीरे जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो आप पुरानी टेक्नोलॉजी का कोई भी प्रोडक्ट लेना नहीं चाहते, क्योंकि उसमें कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं। आप कहते पुरानी टेक्नोलॉजी का हम क्यों यूज करें, या हम करेंगे तो हमें फायदा नहीं है। वो फोन आज भी लोग खरीदते हैं, सिर्फ वो लोग खरीदेंगे जिनका फोकस सिर्फ कॉल अटेंड करने में या कॉल करने में है। in case you want to use net, in case you want to use different kind of applications, that phone will not work, तो वो आप खरीदोगे नहीं। तो लोगों की चॉइस बदल गई, टेक्नोलॉजी की वजह से रोज नई नई एडवांस टेक्नोलॉजी आ जाती हैं, जिसकी वजह से यू वांट टू बी अपडेटेड। तो आप हमेशा ये कोशिश करते हैं कि नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहा है वो आप यूज करें। पुराना प्रोडक्ट अगर मैं यूज करूंगी तो आपको लोग, अब फ्रेंड सर्कल में बैठे हो पुराना फोन लेके मजाक बन जाएगा। जरूरत के हिसाब से ऑनलाइन लेक्चर्स हो रहे हैं, तो यू नीड अ स्मार्टफोन सो दैट यू कैन अटेंड द लेक्चर्स, अदरवाइज यू नीड अ टैब और द लैपटॉप ऑल्सो। अगर स्मार्टफोन अगर आप नहीं ले रहे हो तो आपको वो वाला डिवाइस चाहिएगा, तो यू नीड टू बी अपडेटेड so that you can cope up with the surroundings or the changes of technology which are there, and you can attend the lectures also। अगर मैं lectures के हिसाब से मैं example समझाऊं तो जो टेक्नोलॉजी की वजह से चेंज हुआ, अब कंपनी अगर नोकिया की 1100 ही बना के बेचती रहे तो क्या वो सर्वाइव कर पाएगी?
बिल्कुल भी नहीं कर पाएगी, उसको अपडेट करके रखना पड़ेगा। तो उसके लिए उसको नया सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ेगा, नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करना पड़ेगा, जिसके बिहाफ पे वो नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करे विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज। तो मार्केट में कॉम्पिटिटर्स को compete करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए ये मैंडेटरी होता है कि भाई आप नई नई टेक्नोलॉजीज जो मार्केट में चल रही हैं, जो नया एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है, उसके साथ चले। पुरानी चीज़ों पे अटके रहोगे तो यू विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव इन द मार्केट। तो इस वजह से अगर आज मैं एक मशीन यूज़ कर रही थी जिससे कोई इस तरह का प्रोडक्ट बन रहा है जो मार्केट में अब डिमांड में है ही नहीं, और मैं उसको कंटिन्यू करती रहूँ, तो आई विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव इन द मार्केट। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? वो मशीन बिल्कुल ठीक थी, सही काम कर रही थी, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, उसके बावजूद भी मुझे वो मशीन को रिप्लेस करना पड़ेगा किसी और मशीन से विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। मुझे वो काम करना मेरे लिए मजबूरी है। तो वो मशीन की कीमत एज सच मेरे लिए इसलिए नहीं रही क्योंकि वो आउटडेटेड हो गई, अब वो मेरे लिए बेकार है। तो अगर इस तरह के किसी एसेट की वैल्यू में कमी आती है जिसका रीजन है कि या तो टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, लोगों की पसंद बदल गई, तो आपको नई पसंद के हिसाब से, नए टेस्ट के हिसाब से कस्टमर्स की प्रोडक्ट आपको बनाना पड़ रहा है, तो उसमें आपको अपने कंपनी में कुछ चेंजेस करने पड़ रहे हैं। कोई एक एसेट को यूज करना छोड़ के कोई और एसेट आपको लेना पड़ रहा है। तो इस तरह से अगर कोई भी टेंजिबल एसेट्स हैं जो हम यूज कर रहे हैं एंड वी आर शिफ्टिंग टू अनदर, जिसके रीजन लेट चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी, चेंज ऑफ प्रेफरेंसेस, लाइक्स, डिसलाइक्स, कस्टमर्स की चॉइस है, फैशन बदल गया है, उसकी वजह से अगर मुझे चेंज करना पड़ रहा है और उसकी वजह से अगर रिडक्शन हो रही है किसी एसेट की या वो जीरो पे आ रही है, इट कैन बी रिडक्शन, तो वो मेरे लिए ऑब्सोलिसेंस होती है कि वो अब मेरे काम की नहीं रही। आई होप कि आपको ये 3 टर्म्स क्लियर हैं वेयर वी हैव टॉक्ड ऑफ डिप्लीशन, अमोर्टाइजेशन एंड ऑब्सोलिसेंस। अब जो डेप्रिसिएशन का जो कॉन्सेप्ट है, डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट एक कॉमन कॉन्सेप्ट है जिसमें हम ये बात करते हैं कि जो हमारे एसेट्स हैं, एसेट्स की जो वैल्यू है उसमें रिडक्शन हो रहा है किसी भी एक रीजन से, वो हमारे लिए डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट होता है। डेप्रिसिएशन जब हम कैलकुलेशंस करेंगे तो आई एम जस्ट स्किपिंग दिस थियोरी क्योंकि बेसिक थियोरी मैंने आपको बता दी है। डेप्रिसिएशन जब हम चार्ज करते हैं तो यू हैव डिफरेंट methods of charging depreciation which you have done in your I think 11th and 12th also, where you must have learned the concept of straight line method and written down value method. You have number of methods of charging depreciation, जिसमें एक होता है कॉन्सेप्ट स्ट्रेट लाइन मेथड का, जहां हम ये बात करते हैं कि जो भी एसेट है उसकी जो कॉस्ट प्राइस है उस पर एक फॉर्मूले के थ्रू या एक फिक्स परसेंटेज जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई होगी उसके हिसाब से हम कैलकुलेशंस करते हैं। तो द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड, sorry, depreciation amount is charged on the cost of the asset, and the amount of depreciation will be same every year. For example, if I say that I have purchased a machine worth 1 lakh rupees और उस पर डेप्रिसिएशन मुझे दिखाना है 10% के हिसाब से, स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से, तो 10% स्ट्रेट लाइन के हिसाब से अगर मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगी तो इट विल बी 10% ऑफ 1 लाख रुपीज, 10,000 रुपए। और स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट ये है कि वो हर साल आपका अमाउंट सेम होगा। एक्सेल शीट इज नॉट वर्किंग। तो amount of depreciation will be same every year in case I am charging depreciation on the basis of straight line method. अगर उसमें आपको फॉर्मूला दिया हुआ है तो फॉर्मूला हम लोगों का उसमें होता है, एक सेकेंड रुको, एक्सेल की शीट
Okay, now if I just say that the cost of the asset is 1 lakh rupees and the rate of depreciation is, let's say, 10%. Method is straight line method. अगर सिंपल सी इतनी कैलकुलेशन मतलब अगर आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज्ड एवरी ईयर दैट विल बी कैलकुलेटेड एज 1 लाख का 10%, यानी 10,000 रुपए। ये हर साल अमाउंट सेम होगा। तो मैं सिंपल कैलकुलेशंस अगर आपको करके दिखाऊं स्ट्रेट लाइन के हिसाब से, फर्स्ट ईयर में जो अमाउंट था वो था 1 लाख रुपए। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज्ड विल बी 10,000, रिमेनिंग वैल्यू विल बी 90,000 इन द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड ईयर। अगेन सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे 10,000 का, तो बुक वैल्यू जो बचेगी एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर इट विल बी 80,000 रुपीज एंड दिस इज इट विल गो ऑन लाइक दिस। तो आपकी एक टाइम के बाद जो वैल्यू आएगी दैट विल एग्जैक्टली बी जीरो। तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड विल बी सेम एवरी ईयर। नाउ हियर आई एम अज्यूमिंग कि वो पूरे पूरे साल का है। अब हो सकता है कि भी आपने 6 महीने ही पहले साल में यूज किया है, जुलाई में का परचेज किया है, तो वो 6 महीने का लग रहा है, 9 महीने का लग रहा है, तो पर एनम की आई एम टॉकिंग हियर राइट नाउ। यही अगर मैं स्ट्रेट लाइन की बजाय रिटर्न डाउन से करूं, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड क्या होता है, WDV मेथड या डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड इसको हम कहते हैं। इसका मतलब है कि जो हमारी हर साल बुक वैल्यू आ रही है कैलकुलेट करके, उस पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो सेम क्वेश्चन, अगर हम कहें पहले साल में बुक वैल्यू थी 1 लाख, उस पे 10% लगेगा। 10% का मतलब 10,000, इसका मतलब बुक वैल्यू तो आपके पास आएगी सेकेंड ईयर के शुरू में, दैट विल बी 90,000। नाउ व्हेन वी चार्ज डेप्रिसिएशन फॉर सेकेंड ईयर इट विल बी 10% ऑफ 90,000 यानी 9,000 and the book value will be 81,000 at the end of सेकेंड ईयर। तो अब यहाँ डिफरेंस कहाँ आएगा, स्ट्रेट लाइन में हम अमाउंट जो डेप्रिसिएशन पर एनम होगा दैट विल बी सेम every year, and in written down value method the amount of depreciation will be charged at a particular percentage, whatever percentage is has been decided, it will be given in the question and you have to charge depreciation on the book value of the asset। तो हर साल अगर आप देखोगे तो जो अमाउंट आएगा डेप्रिसिएशन का वो कम होता चला जाएगा। अब मैं थर्ड ईयर की भी अगर बात करूं तो थर्ड ईयर में जो डेप्रिसिएशन लगेगा स्ट्रेट लाइन पे तो 10,000 ही लगेगा, यहाँ पर 81,000 का 10% लगेगा यानी 8,100 लगेगा। तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन will keep on reducing in case the depreciation method is the written down method और diminishing balance method। तो जितना बैलेंस मेरा बचता चला जा रहा है उसके हिसाब से मैं डेप्रिसिएशन चार्ज कर रही हूँ। आई होप कि ये क्लियर है। इसके अलावा में अब दूसरा एक और कॉन्सेप्ट जो स्ट्रेट लाइन पे लगता है, स्ट्रेट लाइन में मैंने यहाँ अज्यूम किया था कि आपको रेट दिया हुआ 10%। अब इसका एक फॉर्मूला भी होता है, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड if information is given, it will be cost of the asset minus scrap value divided by estimated life। अब ये क्या क्या होते हैं, इसके लिए जो कॉस्ट ऑफ द एसेट है, कॉस्ट ऑफ द एसेट में क्या क्या चीजें आती हैं। कॉस्ट ऑफ द एसेट बेसिकली जनरल मतलब अगर मैं सिंपल से मैं समझा दूं तो उसका मतलब है द प्राइस एट विच the asset has been purchased। So if I have machine which has been purchased for 1 lakh rupees, that will be the cost price। तो वो आपके लिए depreciation में cost of the asset हो जाएगी। तो एक टर्म है cost कि मैंने 1 लाख रुपए पे परचेज की, तो cost basically is the cost of acquisition। इसके अलावा में मैंने ये मशीन परचेज की, उसको इंस्टॉल कराने के लिए 10,000 रुपए दिए, तो मैंने इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस बियर किए मान लीजिए 10,000 रुपए। तो क्योंकि ये मशीन को इंस्टॉल कराने के लिए मैंने पैसे दिए हैं, मैं इंस्टॉल नहीं कराऊंगी तो मैं मशीन यूज नहीं कर पाऊंगी, तो दैट विल एड टू द कॉस्ट ऑफ द मशीन। तो मेरी मशीन को अक्वायर करने के लिए मैंने 1 लाख रुपए दिए, उसको यूज करने तक
जब मैं उसको यूज करना शुरू कर रही हूँ उस टाइम तक मैं जो जो भी पैसे लगाऊंगी वो सारे कॉस्ट में ऐड होते चले जाएंगे। इसका मतलब मैंने अगर इंस्टॉलेशन कॉस्ट बियर की है 10,000 की टू यूज दी मशीन, परचेज तो की 1 लाख पे, 10,000 रुपए मैंने उसको इंस्टॉल कराने के लिए दिए हैं, तो टोटल कॉस्ट ऑफ द मशीन विल बी 1,10,000 रुपीज। आई होप ये क्लियर है। अब ये इसी तरह एक सिचुएशन हो सकती है कि मैंने सेकेंड हैंड मशीन परचेज की, सेकेंड हैंड मशीन मैंने परचेज की तो उसकी जो कॉस्ट थी वो सेम 1 लाख रुपए थी, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस मैंने दिए 10,000 और उसको मशीन को यूज करने के लिए, उसकी हालत बड़ी खराब थी थोड़ी सी, उसकी जो कंडीशन थी उसको ठीक करने के लिए मैंने 5,000 रुपए और खर्च किए, अगर ये सेकेंड हैंड मशीन है तो। मैंने सेकेंड हैंड मशीन परचेज की 1 लाख रुपए पे, 10,000 रुपए उसके इंस्टॉलेशन के लिए दिए और उसके बाद मैंने उसमें ऐड किया, उसमें एक्सपेंसेस बियर किए उसकी मशीन की हालत ठीक करने के लिए, तो वो जो अमाउंट होगा दैट विल बी आल्सो एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द मशीन। तो कॉस्ट ऑफ मशीन अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या आएगी, 1 लाख रुपए जो मैंने जिस पे मैंने मशीन परचेज की, 10,000 रुपए जो इंस्टॉलेशन के लिए दिए और 5,000 रुपए जो मशीन की हालत ठीक करने के लिए दिए ताकि मैं उसको ठीक से यूज कर पाऊँ। ऑल दिस विल बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द एसेट। तो ये तीनों चीज़ें उसमें ऐड हो जाएंगी। तो मेक श्योर कि अगर इस तरह की सिचुएशन है तो आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि कौन कौन से खर्चे आपको दिए हुए हैं, तो वो आपके लिए कॉस्ट ऑफ द एसेट हो जाते हैं। उसके अलावा में दूसरी एक टर्म होती है विच इज स्क्रैप वैल्यू, एसवी जिसको मैंने लिखा था, इट्स स्क्रैप वैल्यू और सम स्टूडेंट्स दे कैन से इट्स रेसिडुअल वैल्यू। आप अलग अलग बुक्स में अगर आप देखोगे तो अलग अलग टर्म्स लिखी हो सकती हैं, ये क्या होती है स्क्रैप वैल्यू और रेसिडुअल वैल्यू। एज द नेम सजेस्ट स्क्रैप की कीमत है, स्क्रैप क्या होता है, कबाड़। तो अगर मान लीजिए मैं ये कहती हूँ इसके साथ में एक दूसरा एक टर्म और मैंने लिखा था EL, एस्टिमेटेड लाइफ। एस्टिमेटेड लाइफ इज ऑल्सो नोन एज यूजफुल लाइफ, यूजफुल नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच द मशीन विल बी यूज्ड। मान लीजिए मैं कहती हूँ 5 साल है एस्टिमेटेड लाइफ, इसका मतलब मैं ये मानकर चल रही हूँ कि इस मशीन को मैं 5 साल तक सही से इस्तेमाल कर पाऊंगी, तो वो एस्टिमेटेड लाइफ मैंने बता दी उस मशीन की विच इज 5 ईयर्स। तो 5 साल तक वो मशीन ढंग से अच्छे से मैं यूज करके प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके मार्केट में कमा पाऊंगी। यहाँ पर जो एस्टिमेटेड लाइफ है 5 साल, उसके साथ में जो कॉन्सेप्ट है स्क्रैप वैल्यू का, इफ आई जस्ट से कि स्क्रैप वैल्यू इज लेट्स से 4,000 रुपीज, का क्या मतलब है, जो मैंने ये अज्यूम किया कि इस मशीन की कीमत मशीन की जो लाइफ है जो मैं सही से यूज कर पाऊंगी वो 5 साल है, उसके बाद मशीन बेकार हो जाएगी। तो 5 साल के बाद मैं ये अज्यूम कर रही हूँ आज के करंट सिनेरियो के बेसिस पर कि अगर 5 साल के बाद मैं उस मशीन को मार्केट में बेचूंगी तो मुझे 4,000 रुपए मिल जाएंगे, वो मेरे लिए स्क्रैप हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, कबाड़ बन जाएगी। कबाड़ को जब मैं कबाड़ी वाले को बेचूंगी मार्केट में तो मुझे 4,000 रुपए उसके मिल जाएंगे। तो दिस इज द स्क्रैप वैल्यू और द रेसिडुअल वैल्यू, एनीथिंग यू वांट टू यूज द टर्म, जो आप करना चाहो आप कर सकते हो। तो 5 साल के बाद मुझे मार्केट में उसकी कीमत 4,000 रुपए मार्केट से मिल जाएगी, मैं उसको अगर बेचूंगी तो जब अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करेंगे using all these information, it will be cost of the asset minus scrap value divided by estimated life। तो स्क्रैप वैल्यू है या नहीं है वो डिपेंड करता है, कई बार आप ये अज्यूम कर लेते हो कि कुछ नहीं मिलेगा, प्रोडक्ट है आपका, मशीन इस तरह की है कि आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, और हो सकता है कि आप कोई ना कोई अमाउंट को फिक्स कर दो। तो जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी हुई होगी उसके हिसाब से you need to calculate the amount of depreciation which will be charged. Now this formula will be used only in case the straight line method is being used. तो I hope कि straight line method और written down value method आपको clear है। इसके अलावा में depreciation का जब हम concept पढ़ते हैं you have other different methods also, जिसमें sinking fund method होता है, annuity method होता है,
बहुत सारे और मेथड्स होते हैं। सैल्वेज वैल्यू आर इन यू हैव कोटेड कि सैल्वेज वैल्यू आप लिख सकते हो, तो स्क्रैप वैल्यू या सैल्वेज वैल्यू या रेसिडुअल वैल्यू, यू कैन यूज ईदर ऑफ दीज टर्म्स। अब ये जो आपको मेथड्स की हम बात करते हैं, मेन आपके मेथड्स हैं स्ट्रेट लाइन मेथड या रिटन डाउन वैल्यू मेथड, जो ज़्यादातर फॉलो कंपनीज आपको जो करना है। अदरवाइज इसके अलावा सिंकिंग फंड मेथड भी होता है, एन्युटी मेथड भी होता है, बहुत सारे अलग अलग मेथड्स हैं। आपको जो पढ़ने हैं, आपको स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटन डाउन वैल्यू मेथड पढ़ना है। पेपर में जो क्वेश्चन आपको मिलेगा वो ज़्यादातर चेंज ऑफ मेथड का होता है। अब उसका कॉन्सेप्ट क्या है? कंपनी ने 2000 लेट्स से 17 में एक प्रोडक्ट परचेज किया, 2017 में एक मशीन परचेज की और उस पे 2017-18 वाला हो जाएगा आपके लिए अकाउंट्स, फिर 2018, 19, फिर 19-20, ये 3 साल एक मशीन पे जो डेप्रिसिएशन आपने लगाया वो लेट्स से स्ट्रेट लाइन मेथड से लगाया। आई एम नॉट गोइंग इन दी फिगर्स राइट नाउ। 3 साल डेप्रिसिएशन लगाया स्ट्रेट लाइन के हिसाब से, इसका मतलब तीनों साल जो कॉस्ट प्राइस थी उसके हिसाब से आपने अमाउंट कैलकुलेट किया, तीनों साल अमाउंट सेम था। 20-21 में जब आपने अकाउंट्स बनाए, अब कंपनी ये चाहती है कि फ्रॉम the year 2021 the company wants to change the method of charging depreciation. स्ट्रेट लाइन की बजाय अब कंपनी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पे जाना चाहती है। इसका मतलब कंपनी 20-21 में जो डेप्रिसिएशन लगाएगी वो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के हिसाब से लगाएगी। इट कैन बी ईदर वे। यहाँ पे ये भी हो सकता था कि WDV लगा रही थी पहले 3 साल, अब आगे से वो स्ट्रेट लाइन पे जाना चाहती है। तो दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट of change of method, where the company is using one method for a different number of years, but somehow the company now wants to change the method of charging depreciation. अब कंपनी एक मेथड से दूसरे मेथड पे जाना चाहती है। तो ये और इसमें अब जो आपके कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने हैं वो आपको पढ़ना है चेंज ऑफ मेथड विद प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। कि प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मतलब जिस साल से कंपनी मेथड चेंज कर रही है सिर्फ उसी साल से आपको उसका इम्पैक्ट दिखाना है। इन केस आपके पास कोई पुरानी किताबें हैं जो जिनसे आप पढ़ रहे हो और उसमें चेंज ऑफ मेथड रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से क्वेश्चंस अगर हैं तो प्लीज डोंट गो बाय दोज क्वेश्चंस। पहले एक कॉन्सेप्ट होता था, प्रोविजन था कि जब हम मेथड चेंज करते थे तो हमें रेट्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट दिखाना होता था। तो अगर आप बहुत पुरानी किताबों में से पढ़ो और रेट्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट वाले क्वेश्चंस आपको मिले तो it's now it has been discarded now. You don't have to go with these questions. आपको उस तरह के questions नहीं पढ़ने हैं। आपको जो पेपर में question आएगा that will be basically you'll be given you may be given multiple assets, मशीन मल्टीपल हैं अलग अलग टाइम पे परचेज की, सेल्स की, और आप एक मेथड पहले यूज कर रहे थे डेप्रिसिएशन का, ईदर इट वाज स्ट्रेट लाइन और रिटर्न डाउन, और कुछ टाइम के बाद कंपनी दूसरे मेथड पे शिफ्ट करना चाहती है विद प्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट। तो क्वेश्चन में लिखा है या नहीं लिखा है, आपको प्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट वाला क्वेश्चन ही करना है। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन केस यू हैव earlier old versions of the books where the retrospective impact questions are given. तो don't go by those questions. आपको नए तरीके के नए कॉन्सेप्ट में पढ़ना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नया यही कहता है कि वो कॉन्सेप्ट डिस्कार्ड हो गया है और अब अगर कंपनी मेथड चेंज करना चाहती है तो वो कर सकती है, लेकिन प्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट से ही करेगी। इसका क्वेश्चन हम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे which will be on 15th. Okay. You have a scheduled class on 15th, but I have some work on 15th, so I'll not be taking lecture on 15th. In case you want to join the lecture, you can attend other lecture which is taken by some other teacher. I'll take lecture now on 20th. तो 20 को मैं पढ़ाऊंगी। We'll discuss this depreciation concept. इसका एक क्वेश्चन हम तभी करेंगे 20 तारीख को। 15 तारीख को मेरे साथ आपका लेक्चर शेड्यूल्ड है
but I won't be able to do that. Just give me a moment. Okay, sorry for this interruption. Okay, as far as the questions regarding the methods of depreciation, you have to do only these two methods, straight line method और written down value method. उसके अलावा नहीं पढ़ना है. और revaluation of assets का आपको अभी नहीं करना है. It's not डन. शिवदास के जो आप मुझे पूछ रहे हो, ओके 5 मिनट्स, ओके 10 इयर्स जो आप कह रहे हो शिवदास के, आप ले सकते हो, बट आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट यू ऑल कि शिवदास के 10 इयर्स के साथ में पर्सनल सजेशन मेरी यही है कि जो भी कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ रहे हो वो पहले आप किसी भी एक बुक से, जो भी आपको पसंद है, डी के गोयल, बी के गोयल, जे आर मोंगा, जो भी लैंग्वेज आपको पसंद आती है उस बुक को आप एक बार रेफर जरूर करिएगा. कॉन्सेप्ट ईयर्स और फिगर्स, ऐसा नहीं है कि 3 साल तक ही ऐसा होगा. अज्यूम कर रही हूँ कॉन्सेप्ट बताने के लिए कि किस टाइप का क्वेश्चन होगा, कि जब आपने एक मशीन परचेज की या मल्टीपल मशीन अलग अलग टाइम पे परचेज की, तो जब अकाउंट्स बना रहे हैं, तो मान लीजिए अकाउंट्स बना रहे हैं 5 साल के, 5 साल आपके ये वाले हैं मान लीजिए, तो इसमें कंपनी पहले 3 साल स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रही थी. चौथे साल में कंपनी को लगता है कि नहीं, मुझे स्ट्रेट लाइन नहीं लगाना है, मुझे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करके दिखाना है. तो फ्रॉम द 4th ईयर ऑनवर्ड्स द कंपनी वांट्स टू चेंज द मेथड फ्रॉम स्ट्रेट लाइन टू रिटर्न डाउन. तो वो हम कैसे कैलकुलेशंस करेंगे, मैंने अभी सिर्फ आपको थ्योरी बताई है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमने नहीं किया है, विच वी विल डू ऑन 20th इन आवर नेक्स्ट क्लास. तो ये आपको प्रैक्टिकली तब समझ में आ जाएगा. तो ईदर वे इट कैन बी डन. तो आपको जो पढ़ने हैं सिर्फ ये 2 मेथड्स पढ़ने हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड. इट कैन बी the company was using straight line, now the company wants to change to written down, or the company was using straight written down, now the company wants to charge depreciation on the basis of straight line. So how we have to prepare the accounts. चेंज ऑफ मेथड क्यों करती है कंपनी, जो ये मैंने आपको शीट बनाकर दिखाई थी, एग्जांपल जो हम देख रहे थे, उसमें मैंने आपको बताया कि स्ट्रेट लाइन मेथड में द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एवरी ईयर इट विल बी सेम, एंड द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इन केस रिटर्न डाउन वैल्यू डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड इज यूज्ड, इट विल बी रिड्यूसिंग, क्योंकि वो बुक वैल्यू पे लगता है. अब मैं अगर ये 3 साल का अमाउंट देखूं, इसी क्वेश्चन इसी एग्जांपल में टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अगर मैं देखूं तीनों साल में कितना कितना लगा है, तो जो स्ट्रेट लाइन के हिसाब से अगर मैं तीनों साल का देखूं तो 30,000 रुपए था, सेम था टोटल. और अगर मैं रिटर्न डाउन के हिसाब से देखूं तो इट वाज 27,100. यही अमाउंट लगा डेप्रिसिएशन का. ठीक है, जो डिफरेंस है, मैं अगर ये डिफरेंस देखूं, एक मेथड से 30,000 डेप्रिसिएशन लगा, एक मेथड से 27,100, तीन लगभग 2900 रुपए का डिफरेंस है 3 साल में. जब भी हम डेप्रिसिएशन शो कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन कहाँ शो करते हैं, डेप्रिसिएशन हम चार्ज करके दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और बैलेंस शीट में एसेट की जो बुक वैल्यू होती है वो हम कम करते चले जाते हैं. जब हम डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, व्हाटएवर द अमाउंट इज, द इम्पैक्ट विल बी ऑन द प्रॉफिट फिगर, क्योंकि पीएल एंड में है, डेबिट साइड पे हम डेप्रिसिएशन दिखाते हैं, तो उतना उसका इम्पैक्ट कहाँ जा रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. अब मान लीजिए सेकंड ईयर की अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस की फिगर की बात करूं, तो उसमें क्योंकि पहले साल तो सेम है अमाउंट डेप्रिसिएशन का, सेकंड ईयर से अगर मैं देखूं तो पीएल एंड अकाउंट अगर मैं बना रही हूँ,
उसमें अगर डेप्रिसिएशन का अमाउंट दिखा रही हूँ मैं डेबिट साइड पे, एक अमाउंट है मेरा 10,000 और एक अमाउंट है 9,000, दोनों में से कोई एक दिखा रही हूँ, तो उसका जो इम्पैक्ट आ रहा है वो किस पे आ रहा है? नेट प्रॉफिट पे। नेट प्रॉफिट पे अगर मैंने 9,000 दिखाया होता तो इसका मतलब 1,000 का प्रॉफिट ऐड होकर आता, जो भी यहाँ पे फिगर आएगी, यहाँ पे x फिगर अगर आती है 10,000 वाले में, तो इसमें x प्लस 1,000 आएगी। तो इसका मतलब मोटी सी बात ये है कि जो भी डेप्रिसिएशन का अमाउंट होगा, whatever the method I'm using, it will be having the impact on the profitability figure also. अब मुझे ये लगता है क्योंकि एक नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, पहले मैं स्ट्रेट लाइन पे दिखा रही थी, तो कुछ टाइम के बाद, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद एसेट की बुक वैल्यू हो जाएगी 0, जिसमें कि अगर रिटर्न डाउन दिखाती तो एग्जैक्टली 0 नहीं होगी, इट विल बी नियरेस्ट टू 0 और अमाउंट डेप्रिसिएशन का कम होके प्रॉफिट की फिगर बढ़ जाएगी। तो अब कंपनी अगर मेथड चेंज कर रही है तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि कंपनी कौन सा मेथड चार्ज करेगी, मेथड यूज करेगी डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए। मैंडेटरी कुछ नहीं है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं, कंपनी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपने सोच समझ के हिसाब से कोई भी एक मेथड यूज कर सकती है जरूरत के हिसाब से। मैं सिर्फ अगर ये कहूँ कि मैं प्रॉफिट बढ़ा के दिखाना चाहती हूँ, मेरा फोकस अभी सिर्फ इन 2 मेथड्स पे है। आई एम नॉट डिस्कसिंग अबाउट ऑल अदर मेथड्स व्हिच वी हैव। मैं अगर ये कहूँ कि मुझे प्रॉफिट की फिगर को बढ़ा के दिखाना है, तो मैं क्या करूँगी? मैं स्ट्रेट लाइन की बजाय रिटन डाउन लगाना शुरू कर दूँ, तो प्रॉफिट पे जो फिगर आएगी वो बढ़कर आ रही है। तो मेरा फोकस था प्रॉफिट की फिगर बढ़ा के दिखाना। क्यों? क्योंकि आई वांट टू अट्रैक्ट न्यू पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हु आर अवेलेबल इन द मार्केट। मैं थोड़ी-सी विंडो ड्रेसिंग कर रही हूँ, एक लूप होल कैच करके बेसिकली, कि मैं प्रॉफिट की फिगर को आराम से बढ़ा के दिखा सकती हूँ इफ आई यूज़ द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन टू बी रिटन डाउन वैल्यू मेथड, क्योंकि उसमें अमाउंट कम होता चला जाएगा, प्रॉफिट पे प्रॉफिट का अमाउंट बढ़ता चला जाएगा धीरे-धीरे, तो मुझे उसका फ़ायदा मिलेगा। तो मैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से स्ट्रेट लाइन मेथड से रिटन डाउन या रिटन डाउन से स्ट्रेट लाइन पे जा सकती हूँ, या कोई भी एक मेथड यूज़ कर रही हूँ, तो आई हैव टू गिव जस्टिफिकेशन व्हाई आई एम शिफ्टिंग फ्रॉम वन मेथड टू अनदर मेथड, बट आई कैन स्विच टू फ्रॉम वन मेथड टू अनदर मेथड आफ्टर गिविंग जस्टिफिकेशन अपनी ज़रूरत के हिसाब से कि मेरा फोकस क्या है। अगर मैं प्रॉफिट कम दिखाना चाहती, क्यों? क्योंकि प्रॉफिट ज़्यादा दिखाऊँगी तो मुझे इनकम टैक्स की मेरी लायबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ज़ाहिर बात है, प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाएगी। उसको मैं बचाना चाहती हूँ। तो मैं मैनिपुलेशन कर सकती हूँ थोड़ी-सी ईज़िली इस एक पॉइंट के चक्कर में कि मैंने डेप्रिसिएशन रिटन डाउन की बजाय स्ट्रेट लाइन पे लगाना शुरू कर दिया। उससे क्या होगा? प्रॉफिट की फिगर कम होनी शुरू हो जाएगी। प्रॉफिट की फिगर कम होने का मतलब है मेरी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी। तो दिस इज़ हाउ आई कैन टू सर्टेन एक्सटेंट ईज़िली मैनिपुलेट द अकाउंट्स, व्हिच इज़ एक्चुअली नॉट लीगल, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन थी। तो मैं जस्टिफिकेशन देके अपनी ज़रूरत के हिसाब से आई कैन मेक द चेंजेस। विद दिस वी आर एंडिंग टुडेज़ क्लास, जिसमें थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट मैंने डेप्रिसिएशन का बता दिया है। इन आवर नेक्स्ट क्लास विल डू क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक। इसके अलावा हर्ष यू हैव आस्क्ड मी कि ऑफलाइन एग्जाम होने के चांसेस कितने हैं। एज ऑफ नाउ there is not even a 1% chance of having the offline examination. आपके ऑनलाइन एग्जाम ही होंगे। ओके, वन ऑफ यू हैव आस्क्ड मी कि ये वाले क्वेश्चंस 11th-12th की बुक में हैं या नहीं है। आई डाउट कि 11th-12th की बुक में नहीं क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको सिंपल क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके कॉन्सेप्ट्स